सुबह के 8 बज रहे थे। आदमी बिस्तर पर अपने शरीर को पीछे टिका बैठा फोन पर बात कर रहा था। वही एक लड़की उस आदमी के नंगे शरीर को चूम रही होती है और चूमते हुए आदमी के होठों के करीब जाने लगी। तभी आदमी कोल्ड आवाज में फोन पर बात कर रहे शख्स से कहता है, आई कॉल यू लेटर। इतना कह उसने फोन डिस्कनेक्ट कर उस लड़की को कठोरता से देख कहता है, मेरे होठों के करीब जाने का हक तुम जैसे लड़कियों के पास नहीं है। ये कहते हुए अभिराज उस लड़की को खुद से दूर कर बेड से उठ अपना कपड़ा पहनने लगता है। अभिराज रायचंद बिजनेस वर्ल्ड का किंग माना जाता था। 28 साल की उम्र में ही वो अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया था जो बड़े से बड़े लोग ख्वाब देखते थे। अभिराज की पर्सनालिटी फेमस हीरो की तरह था। वो बेहद ही हैंडसम और गुड लुकिंग था पर उतना ही घमंडी था। साथ ही लड़कियों के बीच भी वो बहुत फेमस था। सभी लड़कियां उसे अपना बनाना चाहती थी, पर अभिराज किसी लड़की को एक बार से दोबारा नहीं छूता था और किसी भी लड़की को अपने होठों के करीब नहीं जाने देता था। यहाँ तक कि फिल्मी इंडस्ट्री पर भी अभिराज बहुत फेमस था। सभी एक्ट्रेस अभिराज को अपने खूबसूरती से मोहित करने का कोशिश किया करती थी, पर वो एक्ट्रेस भी बस उसके लिए एक रात के खिलौने की तरह थी। अभिराज को प्यार जैसे चीजों पर भरोसा नहीं था। वो तो बस पूरी दुनिया को अपने पैरों के नीचे रखना चाहता था। उसके एरोगेंट गुस्सैल नेचर से सभी डरते थे। किसी भी शख्स का अभिराज के सामने एक शब्द कहने का भी हिम्मत नहीं होता था। साथ ही सभी को ये बात अच्छे से पता था, जो भी उससे दुश्मनी मोल लेता है उसका अगले दिन कोई खबर नहीं होता। बिजनेस के साथ साथ अभिराज अंडरवर्ल्ड के दुनिया का भी किंग था। अंडरवर्ल्ड के बड़े से बड़े माफिया भी उसके सामने अपना सिर झुकाते थे, पर कभी भी वह दुनिया वालों को नजरों में अपना ये साइड नहीं दिखाना चाहता था। कुछ ही देर में अभिराज रेडी हो अपने कमरे से निकलते हुए नीचे आ जाता है। उसके आने से पहले ही सारे सर्वेंट डाइनिंग टेबल पर ढेर सारे डिश तैयार करके रखा था और जैसे ही अभिराज नीचे आता सारे स्टाफ अपने सिर को झुकाकर ग्रीट करते हैं, तो अभिराज आराम से चेयर पर बैठ नाश्ता करने लगता है। वही उसके सामने खड़ा अभिराज का असिस्टेंट जिसका नाम रणवीर था और वह दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी था। वह अभिराज के सामने अपना सिर झुका सहमे आवाज में कहता है, सॉरी बॉस, मैंने उस इंसान के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया अभी तक। ये सुन अभिराज अपने दाग नजरों से घूरते हुए अपने कोल्ड आवाज में कहता है, जब तक उस इंसान का पता नहीं चल जाता तब तक तुम पूरे समय के लिए यही रहोगे और पता करोगे। तो रणवीर भी झट से हाँ कह देता है और बाहर जा अभिराज के आने का वेट करने लगता। कुछ देर में अभिराज अपना नाश्ता खत्म कर मेंशन से बाहर निकल जाता है। उसे आता देख उसका असिस्टेंट रणवीर उसके लिए कार का दरवाजा खोल देता तो अभिराज भी कार के अंदर बैठ जाता है। वही रणवीर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ जाता और दोनों के बैठते ही ड्राइवर डोर लॉक कर कार स्टार्ट कर देता और ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में उसकी कार एक बड़े से बिल्डिंग के पास आ रुकती है, तो रणवीर कार से उतर अभिराज के लिए दरवाजा खोल देता है। तो अभिराज कार से निकल अपने प्राइवेट एलिवेटर से ऊपर की तरफ चला जाता है। उसके आते ही वहां मौजूद सारे वर्कर खड़ा हो ग्रीट करने लगते हैं। वही अभिराज सबको एक नज़र देख अपने ऑफिस में चला जाता है। अपने ऑफिस में जा अभिराज अपने गद्देदार चेयर पर अपना सिर टिका बैठे कुछ सोचने लगता है। तभी उसका असिस्टेंट रणवीर दरवाजा नॉक करता है, तो अभिराज अपने कोल्ड आवाज में कहता है, अंदर आ जाओ। वही रणवीर एक तो पहले से ही अभिराज गुस्से में था और वह उसे अपना चेहरा दिखा के और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था, तो अंदर आते ही रणवीर कहने लगता, बॉस इंटरव्यू के लिए एक लड़की आई है। इस वक्त अभिराज किसी से भी मिलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह रणवीर से उस लड़की को उसके कैबिन भेजने को कहता है, तो रणवीर भी ठीक है कहते हुए उस लड़की को भेज देता। वही एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसने ब्लैक कलर का मिनी स्कर्ट के साथ व्हाइट कलर का शर्ट पहने हुई थी। अंदर आने से पहले ही उस लड़की ने अपने आगे के 3 बटन को खोल देती और अपने हिल्स को टिकटॉक बजाते हुए कैबिन के अंदर आने लगती है। उस लड़की को देख अभिराज अपने क्रूर मुस्कान के साथ उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने हाथ से इशारा कर उसे बैठने को कहता है। वह लड़की जिसका नाम कियारा था अपना इंट्रो देना शुरू करती है। तभी अभिराज उसे बीच में टोकते हुए कोल्ड आवाज में कहता है, जिस जॉब प्रोफाइल के लिए तुम यहाँ आए हो वो पर्सनल असिस्टेंट का है और अगर तुम्हें ये जॉब चाहिए तो तुम्हें मुझे इम्प्रेस करना होगा, उसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। ये सुन वह लड़की मुस्कुराते हुए खड़ी हो अपने शर्ट के बटन को पूरा खोल शर्ट को भी अपने जिस्म से निकाल देती है और अभिराज के पास जा उसके गोद में बैठ अभिराज के टाई को निकल उसके गर्दन को चूमने लगती है। उसके गर्दन को चूमने के बाद अभिराज की आंखों में देखते हुए शर्ट के बटन को खोलने लगती है और फिर पूरे शरीर को अपने कोमल होठों से चूमना शुरू कर देती है। अब अभिराज भी अपने गद्देदार चेयर से उठ उस लड़की की गर्दन को चूमते हुए उसे सोफे पर धकेल देता है और अपना कोट को निकाल शर्ट को भी फेंक देता और उस लड़की के पूरे शरीर को सदक्टिवली छूने लगता है।
ये देख उस लड़की की सांसें और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। वही अभिराज लड़की के गोरे शरीर को अपने हाथों से फेरता तो लड़की थोड़ा उठ अपने ब्रा को निकाल देती है। वही अभिराज अपने एक हाथ से लड़की के बूब्स को प्रेस करता है तो लड़की का हाथ अभिराज की कमर पर जा मजबूत हो जाता है। लड़की के एक्साइटमेंट को देख अभिराज क्रल मुस्कान अपने होठों पर टिका लड़की के करीब जा उसके बूब्स को अपने होठों में दबा चूसने लगा। लड़की गहरी सांसें लेने लगी थी। वही अभिराज धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को चूमने लगता है और फिर थोड़ा उठ अपने बैट को निकाल उस लड़की के करीब जा उसके स्कर्ट को भी निकाल फेंक देता है और उसके वजनिया को छूता तो लड़की और भी अधिक गहरी सांस लेने लगती है। वही अभिराज एक बार फिर उसके पूरे शरीर को चूमने लगता और हर जगह अपने चूमने का निशान बनाने लगता है। कुछ देर तक उसे चूमने के बाद उससे दूर हो जाने को था तभी वह लड़की खड़ी हो अभिराज को जाने से रोक अपनी सेक्सी आवाज में कहती है, इतनी जल्दी इंप्रेस हो गए आप मुझसे, अभी तो ये बस शुरुआत है। इतना कहते ही वह उसे पीछे से चूमने लगती है। ये देख अभिराज भी क्रूर मुस्कान के साथ सोफे पर लेट जाता है। वह लड़की भी उसके ऊपर बैठ उसके जीभ को खोलने लगती है और फिर अभिराज के लोअर एरिया में अपने होठों से चूमती है और फिर पूरे शरीर को चूमना शुरू कर देती है और चूमते हुए उसके होठों के करीब जाने को थी तभी अभिराज अपने उंगलियों से उसके बाल को कस के पकड़ कोल्ड आवाज में कहता है, बस बेबी, मेरे होठों के करीब जाने का हक किसी को भी नहीं है। इतना कहते हुए उसे खुद पर से दूर कर देता और अपने कपड़े पहनने लगता है। वह लड़की भी अपना कपड़ा पहन अभिराज को बैक हक कर पूछती है, तो क्या मैं कल से ऑफिस आना शुरू कर सकती हूँ? तब अभिराज उसे खुद से दूर कर अपने चेयर पर बैक कोल्ड हो कहता है, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, यू आर रिजेक्टेड। ये सुन वह लड़की हैरान हो जाती है और अभिराज के सामने जा पूछती है, पर क्यों सर? तब अभिराज अपने क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, क्योंकि तुम मुझे इम्प्रेस करने में नाकामयाब रही। और इतना कहने के बाद अभिराज फोन कर रणवीर को आने को कहता तो रणवीर छत से अंदर आ जाता तो अभिराज अपने कोल्ड आवाज में रणवीर से कहता, इस लड़की को मेरे ऑफिस से बाहर फेंको, दोबारा मेरे ऑफिस के आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए। तब रणवीर भी यस बॉस कहते हुए उस लड़की को चलने को कहता है लेकिन वह लड़की बार बार अभिराज से एक और मौका मांगने लगती है लेकिन अभिराज उसकी एक बात नहीं सुनता और रणवीर उसे बाहर ले जाता अपने साथ। कुछ ही देर में अभिराज का फोन बजने लगता है। अपने फोन स्क्रीन पर अर्जुन नाम देख फोन को उठा अपने कान में लगा कहता है, अगर तुझे कोई काम नहीं है तो मुझे काम करने दे। तब सामने वाला इंसान जिसका नाम अर्जुन था और वह अभिराज का दोस्त भी था वह कहता है, शाम को ड्रिंक करने के लिए मिलते हैं। तब अभिराज भी ठीक है कहते हुए फोन काट देता है और ऐसे ही ये दिन बीत जाता है। अभिराज अपने ऑफिस से निकल अपने पर्सनल एलिवेटर से निकलते हुए कार की तरफ चला जाता है। वही उसके आते ही रणवीर कार का दरवाजा खोल देता और अभिराज बैठ जाता और उन दोनों को बैठते ही वह बार जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में उसका कार एक बड़े से बार के सामने आ रुकता है और अभिराज कार से उतर जाता। जैसे ही बार के मैनेजर को अभिराज का आने का खबर मिलता वह खुद भगता हुआ उसके वेलकम के लिए नीचे आ जाता। फिर उस मैनेजर के साथ ही अभिराज वीआईपी जोन में चला जाता। वहां उसका दोस्त अर्जुन पहले से ही मौजूद था। अर्जुन भी देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम के साथ साथ बहुत अमीर भी था। दूसरी भाषा में कहो तो बिल्कुल अभिराज का जुड़वा भाई। बस एक ही चीज अलग था उसमें, वह अभिराज की तरह रूड नहीं था, वह बहुत ही ज्यादा फनी इंसान था। वही अभिराज भी उसके सामने वाले सोफे पर आराम से किसी किंग की तरह बैठ जाता है तो अर्जुन भी वेट्रेस से उसके लिए भी ड्रिंक लाने को कह देता है। अभिराज के चेहरे को देख अर्जुन को साफ पता चल रहा था कि वह किसी टेंशन में है तो आखिर में उससे सवाल कर ही लेता कि उसे क्या हुआ है। वही अभिराज की आंखों में गुस्सा भर जाता है और गुस्से भरे आवाज में कहता है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वही अर्जुन समझ जाता कि आखिर वह किसकी बात कर रहा है। तभी वेट्रेस भी ड्रिंक सर्व करने लगती। अभिराज ग्लास को उठा पीना शुरू कर देता है। वही जब से वह वेट्रेस अभिराज को देखी थी तब से ही वह उसके करीब जाने की कोशिश करने लगती है। ये देख अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, ओफ यार, ऐसा क्या है तुझमें जो हर लड़की अट्रैक्ट हो जाती है? अभिराज क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, वही जो तुझमें नहीं है। इतना कहते ही वह ड्रिंक करने लगता। तभी अपना ड्रिंक पीते हुए ही अर्जुन उससे सवाल करता है, वैसे मुझे तेरा कुछ समझ नहीं आता कि तू किसी भी लड़की को अपने होठों के करीब जाने क्यों नहीं देता। तब अभिराज अपना ग्लास टेबल पर रख जवाब देता है, क्योंकि मेरे होठों के करीब जाने का हक सिर्फ उसे होगा जो मुझे पूरी तरह से इम्प्रेस कर अपना बना लेगी, कोई ऐसा जिसके आने के बाद मैं किसी और को कभी ना देखूं। ये सुन अर्जुन अपने आंखों को रोल कर कहता है, इतने सालों से नहीं मिली तो अब क्या मिलेगी। ऐसे ही कुछ देर दोनों बातें करते हैं और फिर अभिराज बार से निकल अपने कार में बैठ जाता और अपने मेंशन जाने के लिए निकल जाता।
कुछ देर में वह अपने मेंशन पहुंच जाता और बाथरूम शावर लेने के बाद अपनी बालकनी में खड़ा हो सिगरेट को जला अपने होठों के अंदर ले सिगरेट के लंबे लंबे कस लेने लगता है और फिर सिगरेट को प्लेट पर बुझा अपने बेड पर आराम से अपने आंखों को बंद कर लेट जाता है। तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है तो अभिराज अपना फ़ोन निकाल फ़ोन स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर देख वह झट से बेड से उठ अपना फ़ोन को कान पर लगा अपने कोड आवाज़ में कहता है, बोलो क्यों किया है तुमने मुझे फ़ोन। तभी दूसरी साइड का आदमी अपने मीठी और प्यारी आवाज़ में हंसते हुए कहता है, उफ तुम्हारी आवाज़ सुनते ही मेरे दिल को सुकून मिल जाता है मेरी जान। उस आदमी का बात सुन अभिराज कहता है, तुम मुझसे फ्लर्ट करने के लिए कॉल किए हो? अगर हाँ तो सॉरी, मुझे लड़कों में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन वो आदमी हंसते हुए ही कहता है, फ्लर्ट कह सकते हो, अगर सामने वाला शख्स अभिराज रायचंद हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदमी के बातों को सुन गुस्से से अभिराज फ़ोन काटने को था, तभी वो आदमी कहता है, रुको फ़ोन मत काटना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मैं लाओ, अगर जानना चाहते हो तो 10 मिनट में अपनी फैक्ट्री चले आओ। इतना कहते हुए वह शख्स फ़ोन काट देता। अभिराज को कुछ समझ नहीं आता है आखिर वह जाए या नहीं, लेकिन उससे पहले भी उस नंबर से काफ़ी बार कॉल आ चुका था और फ़ोन कर वह बस अभिराज को परेशान करता था बकवास बात करके, और इस बार उसे उसकी फैक्ट्री में बुलाया था तो अभिराज भी ज़्यादा ना सोचते हुए अपना कपड़ा बदल अपने लॉकर से गन को निकाल लेता, फिर रणवीर को कार निकालने को कहता। वही रणवीर भी यस बॉस कहते हुए बाहर खड़ा हो उसके आने का इंतज़ार करने लगता है। तभी अभिराज कार के अंदर बैठ जाता और ड्राइवर से उसकी फैक्ट्री चलने को कहता है। वह ड्राइवर भी ठीक है कहते हुए मेंशन से निकल जाता है। कुछ ही देर में वह पहुंच जाते और कार को उसके फैक्ट्री के बाहर ही खड़ा कर देता है। वही अभिराज अपना गन को पॉकेट में रख कार से उतर जाता और बाहर ही खड़ा इधर उधर उस शख्स को ढूंढने लगता है, पर दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं देता है और इतना रात को फैक्ट्री भी बंद था तो कोई अंदर जा ही नहीं सकता था। तभी उसी नंबर से कॉल आता तो अभिराज फ़ोन उठा गुस्से में कहता है, ये क्या मजाक है। वही वह शख्स हंसते हुए कहता है, लगता है तुम मुझे देखने के लिए काफ़ी बेताब हो मेरी जान। उफ, ये जान मुझे बहुत खुशी हुई। अभिराज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था उसकी बातें सुनकर। वही वो शख्स कहता है, तुम्हें सच में लगा मैं तुमसे मिलने आऊँगा, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वही अभिराज को उसका हंसी सुन अब और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वह शख्स कोड आवाज़ में कहता है, कोई बात नहीं माय लव, मैं नहीं आया हूँ लेकिन मेरे होने का एहसास तुम्हें ज़रूर होगा। और यह कहते हुए काउंटिंग शुरू कर देता है, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ये सुन अभिराज को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यह करने क्या वाला है। अभिराज बस उससे पूछते रहता लेकिन वह बस काउंटिंग किए जा रहा था। तभी 10 तक काउंट पूरा होने के बाद जोर का धमाका होता है और सभी अपना कान बंद कर लेते और कुछ ही सेकंड में फैक्ट्री जलकर राख हो जाता। तब अभिराज फ़ोन को उठा चिल्लाते हुए पूछता है, कौन हो तुम। वही वह शख्स क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, लाओ, और यह कहते ही फ़ोन काट देता है। अभिराज अपना फ़ोन जमीन पर पटक रणवीर की तरफ देख कोड आवाज़ में कहता है, ये लव आखिर है कौन, पता करो जल्दी। ये रात ऐसे ही बीत जाती है। सुबह का वक्त हो गया था। वही अभिराज बालकनी में खड़ा हो अपने फ़ोन पर उस शख्स का आवाज़ सुनते हुए सिगरेट के कस ले रहा था। तभी दरवाजे के पास उसका असिस्टेंट खड़ा हो आवाज़ देते हुए कहता है, बॉस वो आ गए हैं। तब अभिराज भी बस ठीक है कह देता है और सिगरेट को बुझा अपने कमरे से निकल हॉल में आ जाता है। वही नीचे हॉल के सोफे पर एक शख्स बैठा था जिसका नाम निखिल था और वह पेशे से डिटेक्टिव था और अभिराज के लिए काफ़ी सालों से काम करता आ रहा था। अभिराज निखिल के साथ उसके स्टडी रूम में चला जाता है। वही अर्जुन भी उसी वक्त उसके मेंशन आता है और उसके आते ही रणवीर और बाकी सारे गार्ड्स ग्रीट करने लगते। वैसे तो अभिराज के मेंशन में उसके बिना परमिशन के आने का इजाज़त किसी को नहीं था, लेकिन अर्जुन अभिराज का काफ़ी अच्छा दोस्त था इसलिए कोई भी उसे रोकता नहीं था। वही अर्जुन सीधा अभिराज की स्टडी रूम की तरफ चला जाता है और बिना दरवाज़ा नॉक किए अंदर आ जाता है। उसे बिना परमिशन के स्टडी रूम में आता देख अभिराज उसे गुस्से में घूरने लगता है तो अर्जुन सहमे आवाज़ में कहता है, अरे यार ऐसे तो मत घूरो, मैं तो तुम्हारी फिक्र में यहाँ तक चला आया हूँ। और इतना कहते ही वह भी आराम से बैठ जाता है। फिर कल के हादसे के बारे में तीनों बात करने लगते। सब कुछ सुनने के बाद निखिल कहता, मुझे तो ये कोई तुम्हारा दुश्मन लगता है जो तुमसे किसी चीज़ का बदला लेने आया है। वही अर्जुन हंसते हुए कहता है, मुझे तो कोई तुम्हारा पुराना आशिक लगता है जिसके साथ तुम रात बिताकर छोड़ दिए थे और अब वह तुम्हें वापस से पाने आया है। उसके कहने के बाद अभिराज उसे गुस्से में घूर कर देखते हुए कहता है, लव लड़का है और आज तक मैं किसी लड़के के साथ नहीं सोया हूँ और ना कभी सो सकता हूँ। ये सुन अर्जुन अपने आंखों को रोल कर कहता है, ठीक है ठीक है।
कुछ देर तक बात करने के बाद निखिल और अर्जुन दोनों उसके स्टडी रूम से निकल जाते हैं और मेंशन के बाहर चले आते हैं। तभी अर्जुन निखिल की तरफ देख उसके कंधे पर अपना हाथ रख कहता है, निखिल जल्दी से उस लव के बारे में पता करो। अर्जुन चाहे कितना भी मजाकिया क्यों ना हो लेकिन अभिराज के लिए बहुत प्रोटेक्टिव था, तो निखिल भी बस अपना सर हिला देता। फिर दोनों ही अपने अपने कार में बैठे रायचंद मेंशन की गेट से बाहर निकल जाते। वही अभिराज स्टडी रूम में ही अपने गद्देदार चेयर पर बैठ अपने उंगली पर पहने रिंग को गोल गोल घुमा लव की कही एक एक बात को याद करने लगता। और ऐसे ही दिन पार हो जाता है। शाम का वक्त हो चुका था। अभिराज आज के दिन ऑफिस ना जाते हुए अपने मेंशन में ही काम कर रहा होता है। तभी अर्जुन का कॉल आ जाता और वह अपना फोन पर अर्जुन का नाम देख फोन को उठाते हुए अपने कड़क आवाज में कहता, अब क्या है। उसका स्वीट स्वीट आवाज को सुन अर्जुन कहता, जानता हूँ बहुत परेशान हो इसलिए बाहर आ जाओ और अपना मूड ठीक कर लो, यहाँ बहुत सी हॉट लड़कियां हैं। वही अभिराज भी ठीक है आता हूँ कहते हुए फोन काट देता है और अपने कमरे में जा फ्रेश होते हुए नीचे आ जाता है और मेंशन से बाहर निकल जाता। उसके आते ही रणवीर कार का दरवाजा खोल देता है तो अभिराज अंदर बैठ जाता। उसके बैठते ही वह खुद भी कार के अंदर बैठ गया और फिर ड्राइवर कार स्टार्ट कर निकल जाता। कुछ ही देर में अभिराज की कार मुंबई के सबसे बड़े बार के सामने रुक जाता है और वह कार से बाहर निकलते हुए अंदर की तरफ चला जाता है और कुछ दूर चलते हुए वीआईपी जोन में आ जाता जहां अर्जुन और उसके कई दोस्त बैठे थे और सबको हेलो कहता और जाकर एक सिंगल सोफे पर आराम से बैठ जाता है। तभी अर्जुन मैनेजर से सबके लिए ड्रिंक्स और स्नैक्स लाने को कहता तो वह मैनेजर भी ठीक है कहते हुए चला जाता और सभी बैठे वहां बातें करने लगते हैं। तभी वहां एक मेल वेटर अपने हाथों में बड़ा सा ट्रे और ट्रे में ड्रिंक्स लेकर आता है जिसका उम्र लगभग 18 साल का था। चेहरे का रंग दूध सा सफेद गोरा, दो प्यारी छोटी छोटी आंखें और चेरी जैसे लाल होठ और वह दिखने में बहुत ही प्यारा और मासूम सा लग रहा था। वह उनकी टेबल के सामने ट्रे को रख देता है। वही अभिराज अपने सर को झुकाए फोन पर कुछ काम कर रहा होता है। तभी अर्जुन उस वेटर को देख फ्लट आवाज में कहता है, हे क्यूट बॉय, ग्लास सबके हाथ में दिया जाता है तो जल्दी से देना शुरू करो। ये सुन वह लड़का अपने मासूम आवाज में कहता है, यस सॉरी सर। इतना कहते हुए वह जल्दी जल्दी ग्लास को उठाते हुए एक एक को देने लगता। वही आखिरी ग्लास को उठा अभिराज के पास जा ही रहा होता है कि गलती से उसका पैर नीचे पीछे कारपेट से अटक गया और उसके हाथ से ग्लास छुटकर अभिराज के जीन्स पर जा गिरता है। ये देख अभिराज अपना फोन साइड रख ऊपर की तरफ देखते हुए उस पर चिल्लाने को होता है। तभी उसका नज़र उस वेटर के प्यारे और मासूम चेहरे पर पड़ गया जो डर के कारण अपने आंखों को कस के बंद किए खड़ा था और उसे देख अभिराज का आया हुआ गुस्सा पल भर में छुमंतर हो जाता है। वही वो लड़का अपने आंखों को खोलता है। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा नशीली थी जिसे देख कोई भी डूब जाए। तभी वो लड़का अपने मासूम आवाज में कहता है, सॉरी सर। और इतना कहने के बाद अपने पॉकेट से रुमाल को निकालता और अपने घुटनों के बल अभिराज के सामने सोफे के नीचे ही बैठ गया और अभिराज के जीन्स को साफ करने लगता है जहां ड्रिंक गिरा था, वो भी उसके प्राइवेट एरिया के पास। ये देख वहां बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जोरों से हंसने लगते हैं। वही उस लड़के को तो होश ही नहीं था कि वह कहाँ टच कर रहा है। तो अभिराज भी उसके घबराए और मासूम चेहरे को देख कुछ नहीं कहता है और करने देता साफ उसे। इस वक्त अभिराज को भी एक अलग तरह का एहसास हो रहा था उसके छूने से। वही बाकी सबको हंसता देख अभिराज उनकी तरफ कठोर नज़र से देखता है तो सबके चेहरे का हंसी ही गायब हो जाता है। तभी अभिराज उस बच्चे का मुलायम हाथ को पकड़ सॉफ्ट आवाज में कहता है, तुम गलत जगह टच कर रहे हो क्यूटी। तब वो लड़का अपना सर उठा अभिराज की आंखों में देखते हुए कहता है, फिर से सॉरी सर। और झट से खड़ा हो जाने को था और तभी एक बार फिर उसका जूता टेबल से अटक जाता है और वो सीधा अभिराज की गोद में जाकर गिरता है। लड़के के गिरते ही दोनों की नजरें टकराती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ पल के लिए खो जाते हैं। तभी वहां का मैनेजर आ चिल्लाते हुए कहता है, लक्ष्य ये क्या कर रहे हो। तो वह लड़का जिसका नाम लक्ष्य था वह झट से उसकी गोद से उठा और सबके सामने अपना सर झुका करके सॉरी सर कहता है और वहां से भाग जाता है। उसका ये क्यूट हरकत देख अभिराज के चेहरे पर मुस्कान छा जाता है। वही मैनेजर सबसे लक्ष्य की तरफ से एक और बार सॉरी कहता और किसी दूसरे वेट्रेस को ड्रिंक लाने को कहता है। वहां सभी बैक ड्रिंक करते हुए अभी जो हुआ उसके बारे में बात कर हंसे जा रहे थे। वही अभिराज तो बस लक्ष्य के बारे में सोचते हुए क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, लक्ष्य काफी इंटरेस्टिंग है, और ड्रिंक करने लगता है। दूसरी तरफ उस बार के मैनेजर लक्ष्य का हाथ पकड़ उसे बाहर ले आते हैं और उस पर बरसने लगते हैं, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा,
तुम्हें पता भी है कि वो लोग कौन थे? मेरा बेटा तुम्हें यहाँ लेकर आया है, इसलिए कुछ नहीं कहता हूँ मैं तुम्हें, लेकिन तुम। वही लक्ष्य अपना सर नीचे झुकाए और डांट खाए जा रहा था। कुछ देर तक चिल्लाने के बाद वह चुप हो जाते और उसे घूर कर देखते हुए कहते, तुम्हें सुनाई दे भी रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ लक्ष्य? वही लक्ष्य अपना सर उठा फास्ट ट्रेन में कहना शुरू करता, सर मेरा जूता अटक गया था तो मैं निकालने लगा, फिर मेरा हाथ भी फिसल गया और सारा वाइन वो हैंडसम सर के पैंट पर गिर गया। फिर मासूम आवाज में धीरे से कहने लगता, मैं तो बस साफ कर रहा था। तो वह मैनेजर लक्ष्य को घूरते हुए पूछते हैं, कहाँ साफ कर रहे थे? ये सुन लक्ष्य का चेहरा लाल हो जाता है और वो धीमे आवाज में कहता है, सॉरी सर, गलती हो गई। तभी एक लड़का वहां आ जाता और लक्ष्य के कंधे पर अपना हाथ रख कहता, डोंट वरी डैड, मैं लक्ष्य को संभाल लूंगा, आप फिक्र मत करो और जाऊं। अपने बेटे को देख वह मैनेजर सुकून भरा सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, इसे तुम ही संभालो। ये कहते हुए मैनेजर लक्ष्य की तरफ कठोर नज़र से देखते हुए चला जाता है। वह लड़का जिसका नाम विवान था और वह बहुत ही चार्मिंग के साथ गुड लुकिंग भी था और इस बार के मैनेजर का इकलौता बेटा था, और आधा से ज़्यादा लड़कियां तो सिर्फ यहाँ विवान को देखने आया करती थी। विवान लक्ष्य का हाथ पकड़ उसे चेंजिंग रूम में ले जाता और आराम से बैठा पानी का ग्लास देते हुए कहता है, लक्की तू क्यों डैड को परेशान करता रहता है, कितनी मुश्किल से तुझे मैं यहाँ काम दिलवाया हूँ। लक्ष्य और विवान एक ही कॉलेज से थे। विवान उसका सीनियर था, लेकिन लक्ष्य के मासूम चेहरे को देख वह उसे पहले दिन से काफ़ी पसंद करने लगा था और उसे प्यार से लक्की कहता था। तभी लक्ष्य कहता है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं तो बस फिसल गया था। अब इतने मासूम तरीके से कहेगा तो किसी का भी दिल तुझ पर आ जाएगा यार। इतना कहते हुए विवान उसे जाकर काम करने को कह देता है। तो लक्ष्य खड़ा हो विवान के सामने जा प्यार से कहता है, सॉरी विवान, आगे से मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा, और वहां से चला जाता है। लक्ष्य बाहर जाते हुए खुद में ही कहे जा रहा था, लक्ष्य याद रख, नो बड़बड़ एंड नो गड़बड़। और इतना कहते हुए अपने चेहरे पर बड़ा सा मुस्कान ला काम करने लगता है। तभी उसका नज़र डिस्को स्टेज पर रखे गिटार पर जाता है और वह स्टेज पर जा गिटार को ले लेता है और टेबल पर बैठ गिटार को बजाते हुए माइक पर गाना गाना शुरू करता है। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। लक्ष्य का आवाज में कोई जादू था, इतना ज्यादा मीठा और नशीला था कि हर कोई उसका आवाज को सुन खिंचा चला आता था और सभी बस लक्ष्य को ही देखने लगते हैं। वही ऊपर जहां अभिराज अपने दोस्तों के साथ बैठा था, उसका आवाज को सुन वह भी ग्लास टेबल पर रख बाहर निकल जाता है और ऊपर से ही खड़े लक्ष्य को देखते हुए उसका गाना सुनने लगता है। वही लक्ष्य आगे गाना गाता है, छाए है बेताबी मेरी जान कहो मैं क्या करूं, छाए है बेताबी मेरी जान कहो मैं क्या करूं। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। खो गया मैं ख्यालों में, अब नींद भी नहीं आंखों में करवाते बस बदलते हूँ, अब जागता हूँ मैं रातों में। अब दूरी ना सही हर लम्हा कहता है, ना जाने हाल मेरा ऐसा क्यों रहता है। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। उसका गाना खत्म होते ही सब तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। वही अभिराज के चेहरे पर मुस्कान छा गया था। तभी विवान वहां आ लक्ष्य को गले से लगाता है। ऊपर से ही लक्ष्य के इतने करीब विवान को देख अभिराज के आंखों में पता नहीं क्यों पर गुस्सा भर जाता है और वह नीचे जाने को था। तभी अभिराज के फोन में एक मैसेज आता है। अपने फोन में नोटिफिकेशन आता देख वह अपना फोन निकालता है और मैसेज प्राइवेट नंबर से आया हुआ था जिसमें लिखा था, अगर बच गए तो कल दोबारा बात होगी, और गुड नाइट माय लव लिखा था। ये देख वो समझ गया कि मैसेज भेजने वाला कौन है। तभी अचानक वह जोर से गन चलने का आवाज आता है। गन का आवाज सुन बार में सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वही अभिराज अपने सारे दोस्तों से बाहर जाने को कहता है। रणवीर भी अंदर अपना गन निकाल सबको अच्छे से बाहर ले जाने में हेल्प करने लगता है। तभी एक आदमी जो ब्लैक कलर का सूट पहने था, वह अभिराज पर निशाना लगाते हुए गन चलाने को था। तभी लक्ष्य वहां अभिराज का हाथ पकड़ उसे अपने साथ जमीन कर खींच लेता है और उस आदमी का निशाना चूक जाता है और वह वहां से भाग जाता है और उस बार में धीरे धीरे धुआं भरने लगता। ये देख लक्ष्य अभिराज को अपने साथ पीछे वाले दरवाजे से उससे बाहर ले जाता है। वही विवान लक्ष्य को ढूंढते हुए अंदर जाता है, पर उसे लक्ष्य कहीं भी नहीं मिलता और धुएं के कारण वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था और वह धड़ाम से गिरने वाला था। तभी वहां रणवीरा उसे कस के पकड़ लेता और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। बाहर जाने के बाद वह पहले अभिराज को कॉल करता क्योंकि उसे अभिराज अंदर कहीं भी नहीं मिला था। तो अभिराज अपना फ़ोन उठा कहता है, मैं ठीक हूँ, अर्जुन और बाकी लोगों को देख लो।
तो रणवीर भी आगे कहता, ओके बॉस, बाकी सब ठीक है। वही अभिराज अपना फोन पॉकेट में रख लक्ष्य के पूरे शरीर को छूते हुए उसे हर जगह देखने लगता है कि कहीं कोई चोट तो नहीं आया उसे। तब लक्ष्य अभिराज का हाथ पकड़ मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक हो ना? लक्ष्य के इतने मासूम तरीके से कहता देख अभिराज को बहुत अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वही अभिराज अपना फोन पॉकेट में रख लक्ष्य के पूरे शरीर को छूते हुए हर जगह देखने लगता है कि कहीं कोई चोट तो नहीं आया उसे। तब लक्ष्य उसका हाथ पकड़ कहता, मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक हो ना? लक्ष्य के इतने मासूम तरीके से कहता देख अभिराज को बहुत अच्छा लगता है। वही अभिराज झूठा नाटक करते हुए अपने सीने पर हाथ रख कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये सुन लक्ष्य अपने प्यारे आवाज में कहता है, ठीक है, मैं आपके दोस्तों को बुला देता हूँ। तभी अभिराज लक्ष्य का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच लेता है। बेचारा लक्ष्य का हाइट भी इतू सा था और उसके खींचते ही वह अभिराज के छाती से जाकर टकराता है। वही अभिराज अपने सदक्तव आवाज में कहता है, सब चले गए हैं, अब तुम ही मेरी हेल्प करोगे। अभिराज का बात को सुन लक्ष्य अपने आंखों को रोल कर कहता है, अभी तो सब यही थे। वही अभिराज कोल्ड हो कहता है, लगता है तुम्हें तुम्हारा जॉब प्यारा नहीं है। उसका धमकी को सुन लक्ष्य अपना मासूम चेहरा बना कहता है, बहुत प्यारा है। उसका मासूमियत से भरा आवाज को सुन अभिराज के होठों पर मुस्कान छा जाता है और उसके कान के करीब जा कहता है, ठीक है, तो मुझे अपने साथ ले चलो। वही लक्ष्य को ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। दूसरी तरफ रणवीर विवान को अब तक बेहोश देख उसके ऊपर पानी छिड़कने लगता है। तभी अचानक से उसे होश आ जाता है और वो गहरी सांस लेते हुए कहने लगता है, बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। उसके बात को सुन रणवीर कड़क आवाज में कहता है, इतने पानी से कोई डूब नहीं सकता। वही रणवीर के हैंडसम लुक को देख विवान थोड़ी देर के लिए खो जाता है, फिर वापस अपने सेंस में आ उठते हुए कहता है, मैं कोई गार्डन नहीं हूँ जो तुम मुझ पर पानी की बरसात कर रहे हो। तभी उससे याद आता कि लक्ष्य अंदर ही था और वह भाग कर जाने को था। तभी रणवीर उसका हाथ पकड़ फिर से अपने तरफ खींच लेता और कोल्डली कहता है, तुम्हारा दोस्त ठीक है और वो जा चुका है। वही विवान का दिल उसके करीब आते ही धड़कने लगता है। अभिराज ने पहले ही मैसेज कर उसे बता दिया था कि वो लक्ष्य के साथ गया हुआ है। ये सुन विवान उससे दूर हो जाता और ठीक है कहते हुए वो भी बार के अंदर जा सब कुछ संभालने लगता। दूसरी तरफ लक्ष्य भी अभिराज के साथ उसके मेंशन पहुंच जाता है और उसके बड़े से मेंशन को देख हैरान हो जाता है। वही अभिराज लक्ष्य को इशारा कर अपने साथ अंदर चलने को कहता है तो वह भी ठीक है कहते हुए अंदर चलने लगता है। बाहर ही लगभग 50 गार्ड खड़े थे। ये देख लक्ष्य अभिराज के सामने जा कहता है, आपको अकेले रहने में डर लगता है क्या? उसके सवाल को सुन अभिराज रुक जाता है और उसे घूरते हुए देख कठोर आवाज में कहता है, अभिराज रायचंद डरता नहीं, लोग अभिराज से डरते हैं। इतना कहते हुए वह अंदर चला जाता है तो लक्ष्य भी अभिराज के पीछे जाने लगता है। जैसे ही लक्ष्य अंदर पहुंचता मेंशन में सारे गार्ड्स लाइन से खड़े हो अभिराज को ग्रीट करते हैं। ये देख लक्ष्य हैरान हो जाता है। वही अभिराज लक्ष्य को अपने साथ अपने रूम में ले जाता है। रूम में जाने के बाद अभिराज दरवाजा को लॉक कर देता है। ये देख लक्ष्य को अब डर लगने लगता और वह हकलाते हुए कहता है, वो मुझे घर जाना है। वही अभिराज लक्ष्य का हाथ पकड़ उसे बेड के पास ले आता है और उसका हाथ छोड़ बेड पर आराम से बैठ अपनी कोट निकाल बेड पर फेंक देता है। ये देख हैरान हो लक्ष्य बस अभिराज को ही देखने लगता है। वही अभिराज लक्ष्य को अपने खा जाने वाले नजर से देखते हुए एक एक कर अपना शर्ट का बटन खोलने लगता है। ये देख लक्ष्य अपने गले का पानी गटकते हुए अपने मासूम आवाज में कहता है, आप क्या कर रहे हो? उसकी हालत को देख अभिराज को हंसी आने लगता है और वह अपना शर्ट भी पूरा खोल लक्ष्य का हाथ पकड़ अपनी बाहों में खींच लेता है। इस वक्त दोनों बेहद करीब थे और लक्ष्य का नजर अभिराज के सेक्सी बॉडी पर ना चाहते हुए भी चला जा रहा था। वही अभिराज लक्ष्य का हाथ पके ही अपने सीने पर रखते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मेरे दिल में दर्द हो रहा, अब तुम ही मेरे दर्द का इलाज करोगे। ये सुन लक्ष्य को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसका नजर अभिराज के सीने पर लगे चोट पर जाता है और वह अभिराज के और पास जाते हुए कहता है, आप इस दर्द की बात कर रहे थे? तो क्रूर मुस्कान के साथ वो भी हाँ कह देता है। अब जाके लक्ष्य को थोड़ा सुकून मिलता है तो लक्ष्य उससे दूर हो कहता है, ठीक है, मैं आपके स्टाफ को बुला देता हूँ, वो दवाई लगा देंगे। वही अभिराज ऑर्डर देते हुए कहता है, तुम लगाओगे दवाई? अपना मासूम चेहरा बना लक्ष्य कहता है, पर मैं ही क्यों? अभिराज अपने बेड पर आराम से बैठते हुए कहता है,
जैसा कहा है वैसा करो और कबर्ड को खोल फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लगाना शुरू करो। और उसकी तरफ घूरते हुए कहता, दोबारा कहने की आदत नहीं है मुझे। अब बेचारा लक्ष्य उसका काम क्यों ही करे, खुद में ही ये सोचने लगता है और जैसा उसने कहा वैसा ही करने लगता है। कबर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल ले आता और अभिराज के बगल में बैठ रुई में डेटॉल लगा उसके करीब जा उसे जले ना इसलिए फूंकते हुए चोट पर लगाने लगता है। उसका गर्म सांस जैसे ही अभिराज के जिस्म को छुआ, अभिराज के दिल में हलचल मचने लगता है, जैसे मानो उसका पूरा शरीर लक्ष्य को अपना बनाना चाहता हो। अभिराज लक्ष्य को अपने इतने करीब देख अपना कंट्रोल खोने लगा था। वह अपने आंखों को बंद कर लक्ष्य के गर्दन के करीब जाने लगता है। लक्ष्य के जिस्म एक बेहद अट्रैक्टिव लोहवानी खुशबू आ रहा था और उसकी इस खुशबू को महसूस कर अभिराज के बदन में आग लगने लगा था। उसका नज़र सिर्फ लक्ष्य के लाल रसीले होठों पर ही जा अटक जाता है और वह धीरे धीरे उसके होठों के करीब जाने लगता। तभी रणवीर दरवाजा नॉक करता है। वही लक्ष्य तब तक दवाई भी लगा चुका था और आवाज सुनते ही वो झट से अभिराज से दूर हो बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। उनके खास मोमेंट को बर्बाद होता पा अभिराज गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, कौन है? तभी रणवीर कहा, बॉस मैं हूँ। वही उसका कड़क आवाज को सुन लक्ष्य को डर लगने लगता है और उसके हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स छूटकर जमीन पर गिर जाता है। वही लक्ष्य को डरता देख अभिराज खड़ा हो जाता और उसकी तरफ देख प्यार से कहता, तुम ठीक हो? तो लक्ष्य अपने मासूम आवाज में बस हाँ कह देता है। तो अभिराज फिर प्यार से बाहर खड़े रणवीर को आवाज दे अंदर आने को कहता है। तो रणवीर अंदर आ जाता और कहने लगता है, बॉस बार में सब पहले की तरह सब कुछ ठीक हो चुका है। ये सुन झट से लक्ष्य कहता है, और मेरा दोस्त विवान, वो ठीक है ना? लक्ष्य के आंखों में विवान के लिए इतना फिक्र देख अभिराज का चेहरा गुस्से में और भी ज्यादा डार्क हो जाता है। वही रणवीर लक्ष्य की तरफ देख हाँ वो भी ठीक है कह देता है। ये सुन लक्ष्य गहरी सांस लेते हुए अपना दोनों हाथ जोड़ कहता है, थैंक यू माता रानी, किसी को कुछ नहीं हुआ। इतना कहने के बाद वह अभिराज को अपने चमकती आंखों से देखते हुए कहता है, अब क्या मैं जा सकता हूँ? अभिराज का तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो लक्ष्य को जाने दे, पर फिर भी मुस्कुराते हुए कहता है, ओके, और रणवीर से इशारा कर उसे सेफली लेकर जाने को कहता है। तो रणवीर भी यस बॉस कह लक्ष्य के साथ ही बाहर निकल जाता है। उनके जाते अभिराज बालकनी में खड़ा हो सिगरेट को निकाल जला लेता और लंबे लंबी कस लेते हुए खुद में ही कहने लगता है, ये जानते हुए कि लक्ष्य एक लड़का है मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे हो सकता हूँ। वही लक्ष्य उसके मेंशन से निकल जाता और कार के अंदर बैठ जाता। उनके बैठने के बाद ड्राइवर कार स्टार्ट कर मेंशन से बाहर निकल जाता है और कुछ देर में दोनों वापस से बार पहुंच जाते हैं। वही विवान अब तक बार में ही था। लक्ष्य को अंदर आता देख उसके पास जा उसे हक कर लेता और पूछने लगता कि वो इतने देर तक कहाँ था। तो लक्ष्य उसे सब कुछ बताना शुरू कर देता है। सब सुनने के बाद विवान उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, वो बहुत अमीर है लकी, ऐसे लोग सिर्फ अपना फायदा ही देखते हैं, तो अब से तू उस आदमी से मत मिलना। तो लक्ष्य भी मासूम आवाज में ठीक है कह देता है और फिर दोनों अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद लक्ष्य अपने छोटे से घर का दरवाजा को खोल उसके अंदर जा प्यार से कहता है, मैं आ गया जेरी। और उसका आवाज को सुन एक प्यारी सी छोटी सी भूरे रंग की बिल्ली म्यू म्यू करते कूदते हुए आ जाती है। उसे देख लक्ष्य उसे अपने गोद में लेता और दरवाजा बंद कर चेयर पर बैठते हुए कहता है, तुम्हें पता है जेरी, आज ना मैं एक हैंडसम से मिला और वो बहुत अच्छे थे। और फिर उसे गोद में ही लिए किचन चला जाता है और उसके लिए दूध गर्म करने लगता है और कटोरी में डाल उदास हो कहता है, लेकिन मैं वहां भी गड़बड़ करके आया हूँ, पता नहीं वो हैंडसम मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। दूसरी तरफ अभिराज आज जो भी बार में हादसा हुआ उसके बारे में सोचते हुए खुद में ही कहता है, मौत को खुद ही दावत दे रहे हो तुम लव, अब तो गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। और ऐसे ही ये रात बीत जाता है और सुबह हो चुका था। लक्ष्य का नींद खुलते ही उसका नजर घड़ी की तरफ जाता है और वह जोर से चिल्ला पड़ता है, ओह शीट, मैं फिर से लेट हो गया, आज तो वो खड़ूस मुझे पक्का मोमोस बनाकर खा जाएगा। और इतना कहते हुए वह बाथरूम भाग जाता है और कुछ देर में नहाकर अपना कॉलेज ड्रेस पहनकर हॉल में आ जाता है और जेरी को दूध दे वह कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। पर आज उसका किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब था। उसका बस भी अभी तक जा चुका था। तो आखिर में वह एक ऑटो को रुका उसके अंदर बैठ जाता है और प्यार से कहता है, अंकल प्लीज जल्दी भगाओ अपनी ऑटो को और मुझे मेरे कॉलेज छोड़ दो। तो वह ड्राइव भी ठीक है कहते हुए चलाने लगता है। दूसरी तरफ अभिराज अपने स्टडी रूम में बैठे काम कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट दरवाजे पर आ नॉक करता है। तो अभिराज उसे अंदर आने का परमिशन दे देता है। वही रणवीर अंदर अभिराज के सामने एक फाइल बढ़ाते हुए कहता है, उस बच्चे का पूरा नाम लक्ष्य अरोरा है
वो जेएम कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और हमेशा फर्स्ट आता आया है हर चीज में। बचपन में ही उसके पेरेंट्स का डेथ हो चुका था और वो पिछले 7 साल अनाथ आश्रम में रह चुका है और वो पिछले 3 महीने से जॉब कर रहा है उसी बार में और अपने दोस्त की हेल्प से एक छोटा से घर में रहता है अकेला। ये सुन अभिराज रणवीर से उसके कॉलेज को खरीदने का ऑर्डर देता है और उसे अपने उंगली से इशारा कर जाने को कहता है। तो रणवीर भी यस बॉस कहते हुए स्टडी रूम के बाहर निकल जाता है और जैसे अभिराज ने कहा था रणवीर लक्ष्य के कॉलेज को खरीद लेता है और अभिराज को मैसेज कर कह देता है, हो गया बॉस। दूसरी तरफ कॉलेज लेट पहुंचने के कारण कॉलेज का गेट भी बंद हो चुका था। वही लक्ष्य ऑटो से उतर 50 का नोट देता तभी वो ड्राइवर कहता, मेरे पास चेंज नहीं है। तो लक्ष्य प्यार से कहता है, कोई बात नहीं, रख लो सारे। और इतना कहते हुए वह गेट के पास जा गार्ड की तरफ देख कहता है, अंकल प्लीज आज भर खोल दो ना गेट, कल से पक्का टाइम पर आऊंगा। और अपने मासूम आवाज में कहता, प्लीज अंकल। तो वह गार्ड अपने चेहरे पर बड़ा सा मुस्कान ला कहता है, सॉरी बेटा, लेकिन तुम रोज यही कहते हो और मैं खोल देता पर आज नहीं। और चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हारे कारण कल मुझे प्रिंसिपल से डांट खाना पड़ा, तो तुम देख लो आज। गार्ड का बात सुन लक्ष्य अपना चेहरा लगता जाने लगता है और सोचने लगता कहाँ से अंदर जाए। फिर उसे दीवार नजर आता और उसके शैतानी दिमाग चलने लगता है और वो दीवार पर चढ़कर कॉलेज के अंदर कूद जाता है। कूदने के कारण उसका वाइट शर्ट भी गंदा हो जाता है और वह साफ करते हुए अंदर जाने लगता है। क्लास में सभी पहुंच चुके थे और उसके प्रोफेसर का ध्यान बोर्ड पर था। तो वही लक्ष्य धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए क्लास के अंदर जाने लगता है। तभी उस प्रोफेसर का नजर लक्ष्य पर पड़ता है और वह अपना मार्कर लक्ष्य की तरफ फेंक देते, पर लक्ष्य बिना मार्कर देखे कि उसकी तरफ आ रहा है वो उस मार्कर को कैच कर लेता है। लक्ष्य को इतना फास्ट कैच करता देख सब हैरान थे। वही वो प्रोफेसर अपने चश्मे के ऊपर से लक्ष्य को घूरते हुए गुस्से में कहते हैं, तुम लेट हो आज भी। वही लक्ष्य मासूमों की तरह चेहरा बनाता और अपना दोनों कान को पकड़ उठक बैठक करते हुए कहता है, प्लीज सर बस आज भर माफ कर दो, कल से एकदम टाइम से आऊंगा। वही सारा क्लास लक्ष्य को उठक बैठक करता देख हंसे जा रहा है, सिर्फ उसका बेस्ट फ्रेंड आरव को छोड़कर। तो वो प्रोफेसर हंसते हुए कहते हैं, बेटा तुम रोज यही कहते हो पर इस बार नहीं। और उसे क्लास के पीछे जाकर खड़े रहने को कहते हैं। तो बेचारा लक्ष्य अपना चेहरा लगता पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वही वो प्रोफेसर सारे स्टूडेंट से अकाउंट्स की बुक में पेज नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने को कहते हैं। वही लक्ष्य क्वेश्चन नंबर सुनते ही अपने दिमाग में सॉल्व करने लगता है और 30 सेकेंड के अंदर ही झट से जवाब देते हुए कहता है, सर इसका आंसर 265 है। वो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल था पर लक्ष्य के लिए नहीं, उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। साथ ही वो सारे गेम्स में भी मास्टर था और इस बात का पता पूरे कॉलेज को था और शायद यही वजह था कि वो प्रिंसिपल की आंखों का तारा था, क्योंकि लक्ष्य की वजह से उसके छोटे से कॉलेज का बहुत नाम था और ये देख कॉलेज के सभी स्टूडेंट उससे काफी जलते थे। पर इसके साथ लक्ष्य में एक और खूबी थी, वो कोई भी क्रेडिट कभी खुद नहीं लेता था, हमेशा अपने दोस्तों को या जिस ग्रुप के साथ वो रहता उन्हें ही दिया करता था। उसका आंसर सुन उस प्रोफेसर के चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाता है, पर फिर भी वो गुस्से में कहते हैं, ये मत सोचना कि तुम्हारा जवाब सुन मैं पिघल जाऊंगा, ऐसे ही खड़े रहोगे तुम पूरा क्लास। तो लक्ष्य भी मुस्कुराते हुए ठीक है सर कह देता है। तो वह प्रोफेसर भी आगे का टॉपिक समझाने लगते हैं। दूसरी तरफ अभिराज रणवीर से लक्ष्य के कॉलेज के प्रिंसिपल को कॉल करने को कहता है और उसे खुद की कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए ऑफर देने को कहता है। तो रणवीर ठीक है बॉस कह देता है और कॉल कर देता। जैसे ही प्रिंसिपल के फोन में अभिराज के असिस्टेंट का कॉल आता देखा, वह हैरान हो जाता है और वह झट से फोन को अपने कान में लगा कहता है, यस सर क्या सेवा कर सकता हूँ आपका। वही रणवीर भी हेलो करते हुए कहता है, तुम्हारे कॉलेज में एक स्टूडेंट है लक्ष्य अरोरा, उसे हम अपनी कंपनी में इंटर्नशिप देना चाहते हैं। उसका बात सुन प्रिंसिपल झट से ओके कह देता है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता कि अभिराज के असिस्टेंट ने खुद उसे फोन किया है, वो भी लक्ष्य के लिए। अब सबको इतना तो पता था लक्ष्य स्टडी में बहुत तेज है, लेकिन फिर भी अभिराज जैसा बड़ा आदमी उसके लिए कॉल करेगा ये सोच सोचकर हैरान था। और फिर प्रिंसिपल लक्ष्य की क्लास पहुंच जाते हैं और जाते के साथ क्लास में जा लक्ष्य का नाम लेते हैं। वही प्रिंसिपल को अपना नाम लेता सुन लक्ष्य अपने आप में ही कहता है, ओह कहीं प्रिंसिपल को मेरे कूद कर आने का पता तो नहीं चल गया। तभी वह लक्ष्य को पीछे खड़ा देखते हैं और प्रोफेसर को घूरते हुए कहते हैं, तुमने लक्ष्य को पीछे क्यों खड़ा रखा है। वही तब तक लक्ष्य आ गया, अपने सिर को झुका कहता है, सॉरी सर अगली बार मैं दीवार से कूद कर नहीं आऊंगा।
लक्ष्य ने सोचा अब प्रिंसिपल उसे कोई नया सजा दे इसे अच्छा वो खुद ही आगे आकर सॉरी कह दे। तो वही वो प्रिंसिपल लक्ष्य को अपने कैबिन में आने को कहते हैं। तो लक्ष्य भी यस सर कहते हुए चला जाता है। उसके आते ही वह लक्ष्य को बैठने को कहते और खुद भी बैठ जाते हैं। वही लक्ष्य को समझ नहीं आता कि प्रिंसिपल उसे यहाँ क्यों बुलाए हैं। तो वो पूछता है, क्या हुआ सर, मुझसे कोई गलती हुआ है क्या? फिर प्रिंसिपल कहते, AR मल्टीनेशनल कंपनी के चेयरमैन तुम्हें अपने कंपनी में इंटर्न रखना चाहते हैं, तो कल से तुम्हें कॉलेज आने का जरूरत नहीं है, तुम्हें वहां जाना है कल से। अपने प्रिंसिपल का बात सुन लक्ष्य हैरान हो जाता है और पूछता है, पर सर मेरे स्टडी का क्या, वो कैसे करूंगा? तब प्रिंसिपल कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या लक्ष्य? इतने बड़े कंपनी के मालिक खुद तुम्हें ऑफर कर रहे और तुम्हें स्टडी का फिक्र है। ये सुन लक्ष्य को गुस्सा आ जाता है और वह खड़ा हो कहता है, सॉरी सर, लेकिन जिस आदमी को मैं जानता नहीं मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। लक्ष्य अभिराज से मिला जरूर था पर उसे अभिराज के बारे में कुछ भी नहीं पता था अच्छे से। और ये कहते हुए लक्ष्य वहां से चला जाता है। वही प्रिंसिपल खुद में ही कहने लगता, इस लड़के की वजह से मेरा ये छोटा सा कॉलेज भी डूब जाएगा, अब कैसे मैं उन्हें बताऊं कि लक्ष्य ने उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। वही रणवीर भी अभिराज को आकर सब कुछ बता देता है। यह सुन अभिराज उसे अपने उंगली से इशारा करते हुए जाने को कहता है, तो वह भी ओके बॉस कहते हुए अभिराज के रूम से निकल जाता है। इस वक्त अभिराज एक होटल रूम में था और वो क्रूर मुस्कान के साथ खुद में ही कहता है, मुझे पता था क्यूटी तुम मेरा ऑफर रिजेक्ट कर ही दोगे, पर डोंट वरी, बहुत जल्द तुम मेरे पास खुद चलकर आओगे। इतना कहते हुए वह सोफे पर किसी किंग की तरह बैठ वाइन निकाल कर अपने ग्लास में ले पीने लगता है। तभी पीछे से एक सुंदर लड़की जो रेड कलर का मिनी सा ड्रेस पहने हुई थी, वह अभिराज को पीछे से ही उसके सीने पर अपना हाथ रख अपने सदक्तव आवाज में कहती है, आई मिस यू सो मच अभी। और आगे अभिराज के गोद में बैठ अपने नाखून से उसके चेहरे को छूते हुए कहती है, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने उसे भी छोड़ दिया है और बस तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ। इतना कहते हुए वह अभिराज का शर्ट का बटन खोलते हुए उसके शरीर को चूमने लगती है। तभी उसके दरवाजे को खोलकर एक आदमी अंदर आ जाता है और उन दोनों को देख वह आदमी उस लड़की को एक थप्पड़ जड़ देता है। वही वह लड़की चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? तभी वह उस आदमी का चेहरा को देख उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और कहती है, बेबी तुम। शेखर उस लड़के का नाम था और वह उस खूबसूरत लड़की का मंगेतर था और कुछ दिन में उन दोनों का शादी होने वाला था। वही अभिराज हंसते हुए खड़ा होता है और शेखर की तरफ देख कहता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी मंगेतर तुम्हें धोखा दे रही है, अब यकीन तो हो ही गया होगा तुम्हें मेरी बातों पर। वही वह लड़की गुस्से में अभिराज से कहती है, यू रास्कल, मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था? वही शेखर उसका हाथ पकड़ कहता है, नहीं मेरा था, पर तुम सच में मुझे धोखा दे रही थी इतने समय से। और ये कहते हुए वह उस होटल रूम से चला जाता है, अपना अंगूठी उसके मुंह पे मारकर। और वह लड़की वही जमीन पर बैठ रोने लगती है। तो अभिराज नीचे बैठ क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, कहा था मैंने, अभिराज के रास्ते में आओगी तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और इतना कहते हुए वह वहां से उठ रूम से निकल जाता है। वही वह लड़की खड़ी हो अपने आंसू को पोंछते हुए खुद में ही कहती है, अभिराज रायचंद, एक दिन मैं भी इसका बदला लेकर रहूंगी तुमसे। दूसरी तरफ लक्ष्य अपने कॉलेज में बैठा आज जो भी प्रिंसिपल ने कहा था उससे याद किए जा रहा था। तभी उसका दोस्त आरव वहां आ उसके कंधे पर अपना हाथ रख कहता है, लक्ष्य तुम ठीक हो ना? आरव भी देखने में बहुत ही प्यारा सा था और वह लक्ष्य का स्कूल के टाइम से ही बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। तो लक्ष्य अपने मासूमियत भरे आवाज में कहता है, नहीं यार, पता नहीं ये यार कौन है और वो मुझे अपनी कंपनी में इंटर्नशिप क्यों देना चाहता है। AR ये नाम सुनते ही वहां बैठे सभी लोग लक्ष्य को घूरने लगते हैं। वही लक्ष्य और आरव का भी नजर उन सब पर जाता है जो उन्हें ही देख रहे होते हैं। तभी एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी थी, वह उन दोनों के कंधे पर अपना हाथ रख चिढ़ते हुए कहती है, यार तुम दोनों मुझे छोड़कर फिर से अकेले ठुसने आ गए। तभी आरव उससे चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ तू बहुत खाती है ना इसलिए। उसका बात को सुन वह लड़की जिसका नाम पाखी था, वह उसके सर पर जोर से चमेट मारते हुए कहती है, कौन सा तेरे पैसों का खाती हूँ? और थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहती, मेरा बॉयफ्रेंड है मेरा खर्चा उठाने के लिए। उसका बात सुन आरव अपने आंखों को रोल कर धीमे आवाज में कहता है, वो भी एक नंबर का कमीना। तो पाखी उसे घूर कर देखते हुए पूछती, क्या कहा तुमने? तो बेचारा आरव अपना सर हिलाते हुए कहता, कुछ भी तो नहीं। वही लक्ष्य अब भी बस AR कौन है उसी के बारे में सोच रहा था। तो पाखी उसके लटके चेहरे को देख उससे कहती है, अब तुझे क्या हो गया है, तू क्यों ऐसे देवदास बना बैठा है?
तभी लक्ष्य अपनी खूबसूरत चमकती आंखों से पाखी को देख कहता, तुझे पता है कि ये AR कौन है? पहले तो पाखी को समझ नहीं आता कि लक्ष्य किसकी बात कर रहा, फिर वो डिटेल्स में पूछती आखिर बात क्या है। तो लक्ष्य शुरू से सब कुछ बता देता उसे। उसका सारा बात सुन पाखी जोर से चिल्लाते हुए कहती है, क्या तूने अभिराज रायचंद की कंपनी में इंटर्नशिप करने का ऑफर रिजेक्ट कर दिया? वही लक्ष्य अपना मासूम चेहरा बना कहता, अब ये अभिराज रायचंद कौन है? तो पाखी अपने चेहरे पर मुस्कान ला कहती है, लड़कियों के ख्वाबों का राजकुमार है वो, हैंडसम अमीर के साथ साथ एशिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, मतलब अभी तक सिंगल है। और उसके सर पर मारते हुए कहती है, तू बुरा फंसने वाला है, क्योंकि मैंने सुना है वो बहुत जिद्दी और गुस्से वाला है, जो चाहता वो हासिल करके ही दम लेता है। ये सुन लक्ष्य और आरव दोनों हैरान हो जाते हैं। अब लक्ष्य को कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। फिर ज्यादा ना सोचते हुए वह अपना बैग ले वहां से दोनों को बाय कहते हुए निकल जाता है। दूसरी तरफ अभिराज अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी रणवीर उसके कैबिन का दरवाजा नॉक करता है, तो अभिराज भी उसे आने का परमिशन दे देता और उसकी तरफ देखने लगता है। तो रणवीर अपनी नजरों को ऊपर कर कहता है, बॉस बार में जो हमला हुआ था वहां का सारा सीसीटीवी फुटेज चेक कर चुका हूं। किसी ने पहले से ही पूरा फुटेज डिलीट कर लिया था और अब फुटेज रिस्टोर करना नामुमकिन है। फिर कुछ सोचते हुए कहता है, शायद किसी ट्रेंड हैकर का काम है। उसका सारा बात सुनने के बाद अभिराज अपने कोल्ड आवाज में कहता है, रहने दो अभी ये सब, और जो मैंने कहा था वो हो गया। तब रणवीर झट से कहता, यस बॉस हो गया। और इतना सुन अभिराज उसे जाने को कह देता है। वही अभिराज अपने क्रूर मुस्कान के साथ कहता, अब तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा लक्ष्य, किसी भी हालत में। शाम का वक्त हो गया था। लक्ष्य बार जाने के लिए अपने घर से निकल गया था और कुछ देर में वह बार पहुंच जाता है और अंदर जाने को था। तभी एक गार्ड अपना हाथ लक्ष्य के आगे कर उसे जाने से रोक कहता है, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो लक्ष्य उसे देख कहता है, क्यों भैया, आप मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? तभी वहां बार के गेट को खोलते हुए वहां का मैनेजर आ जाता और हंसते हुए कहता है, क्योंकि इस बार को किसी और ने खरीद लिया है और यहाँ के नए मालिक तुम्हें इस बार के आसपास भी नहीं देखना चाहते हैं। मैनेजर का बात को सुन लक्ष्य उदास हो कहता है, किसने खरीदा है? तभी मैनेजर क्रूर मुस्कान के साथ कहता, AR ने। फिर से AR ये नाम सुन लक्ष्य उस मैनेजर के सामने अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है, प्लीज सर, आप मुझे जॉब से मत निकालिए, मैं आपसे वादा करता हूँ अब से कोई गड़बड़ नहीं करूँगा। वह मैनेजर लक्ष्य का कोई बात नहीं सुनता और अपने मन में ही कहता है, अब उस दिन के तुम्हारे किए हरकत का सजा तो तुम्हें मिलेगा ही। और इतना कहते हुए वह उसके मुंह पर ही गेट को बंद कर चला जाता है। वही लक्ष्य उदास हो वहां से थोड़ा दूर जा एक बेंच पर बैठ जाता और सोचने लगता अब वह करे क्या। वही ऑफिस में बैठा अभिराज अपने फोन में सारा नजारा देख रहा होता है और लक्ष्य के उदास चेहरे को देखते हुए कहता है, बस करो क्यूटी, खुद को और मुझे इतना तड़पाना और चले आओ मेरे पास। इतना कहते हुए वह अपना फोन बंद कर अपने चेयर से उठ अपना कोट ले ऑफिस से निकल जाता है। वही लक्ष्य भी फिर खड़ा हो अपने घर चला जाता है। अपना घर पहुंचने के बाद वह अपनी बिल्ली को गोद में ले उसे हक करते हुए पूछता है, जेरी मैं क्या करूं न जाऊं क्या उस कंपनी में? यही सोचते हुए वह जेरी के साथ ही अपने बेड पर सो जाता है। और आज मॉर्निंग में लक्ष्य का नींद जल्दी खुल जाता है और वह जल्दी से तैयार हो कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। अपने घर के निकलते ही उसे ऑटो वाला मिल जाता है। ये देखकर वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य का घर जिस गली में था वहां ऑटो कभी नहीं आता था, पर आज था, तो लक्ष्य भी झट से उसके अंदर बैठ जाता है। कुछ देर में लक्ष्य कॉलेज पहुंच जाता है। फिर वो उस ऑटो वाले को पैसे देने लगता। तभी वह ड्राइवर कहता है, सॉरी सर, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, किसी ने पहले ही दे दिया है। ये सुन लक्ष्य हैरान हो कहता है, किसने दिया? मुझे नहीं पता। ये कहते हुए वो ऑटो वाला वहां से निकल जाता है। लक्ष्य को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कौन ये सब कर रहा है। फिर ज्यादा ना सोचते हुए वह कॉलेज के गेट से अंदर जाने लगता है और अपनी क्लास जा आरव के बगल में बैठ जाता है। तभी उसके क्लास में प्रिंसिपल आ जाते और लक्ष्य की तरफ देखते हुए कहते हैं, लक्ष्य तुम अब इस क्लास में नहीं बैठ सकते हो। वही लक्ष्य अपने मासूम आवाज में सवाल करता है, पर क्यों सर? तब उसके प्रिंसिपल कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा स्कॉलरशिप कैंसिल किया जा रहा है, कल तक सारी फीस दे दो, फिर क्लास के अंदर बैठने का परमिशन मिलेगा। लक्ष्य को अब बहुत गुस्सा आने लगता है और उसे ये समझ आ चुका था कि ये सब AR का किया धरा है। तो वह ठीक है कहते हुए वह क्लास से बाहर निकल जाता है और कॉलेज के गेट से बाहर निकलते हुए ऑटो में बैठे AR मल्टीनेशनल कंपनी जाने के लिए निकल जाता है। आज वो ठान लिया था कि ये जानकर रहेगा कि आखिर ये है कौन और क्यों उसकी जिंदगी में ग्रहण बनकर बैठा है।
दूसरी तरफ अभिराज कॉन्फ्रेंस हॉल में कुछ क्लाइंट के साथ एक जरूरी मीटिंग में बैठा था। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन का आवाज़ आता है, तो वह अपना फ़ोन निकाल देखता और मैसेज पढ़ने के बाद वह वापस अपने फ़ोन को रख मीटिंग अटेंड करने लगता है। वही लक्ष्य भी अभिराज के ऑफिस पहुंच जाता है। जैसे ही उसका नज़र कंपनी पर जाता उसका आंख फटा का फटा रह जाता। जिंदगी में पहली बार उसने इतने बड़े कंपनी को देख रहा था। फिर वह ऑटो से उतरकर बाहर ही खड़ा हो जाता है और सोचने लगता कि वह अंदर कहाँ से जाए। तभी उसके सामने एक गार्ड आ जाता है और लक्ष्य को देख सवाल करता है, बच्चे तुम यहाँ क्यों आए हो? वही लक्ष्य गुस्से में ही पूछता है, यार कहाँ मिलेगा मुझे? अपने सामने एक छोटे बच्चे को देख वह गार्ड खुद में ही कहता है, मतलब बॉस इस बच्चे का आने का वेट कर रहे थे तब से। तो वह गार्ड ज्यादा ना सोचते हुए लक्ष्य को अपने साथ ऊपर एलिवेटर के पास ले जाता है और उसे 5th फ्लोर में जाने को कहता है। वही लक्ष्य एलिवेटर को देख थोड़ा सहमे आवाज में कहता है, थैंक यू भैया, पर मैं सीढ़ियों से ही चला जाऊंगा। और इतना कहते हुए वह सीढ़ियों से ही भागते हुए जाने लगता है। कुछ ही देर में लक्ष्य 5th फ्लोर में पहुंच जाता और वहां पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये यार अभी कहाँ मिलेंगे? तो वह रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए कहती है, क्या आपके पास उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट है? तब लक्ष्य अपना सर कोना में हिला देता है। तो वह रिसेप्शनिस्ट कहती है, सॉरी सर, अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकती। ये सुन लक्ष्य उदास हो जाने को था, तभी उस रिसेप्शनिस्ट के पास एक फ़ोन कॉल आता है और वह लक्ष्य को आवाज़ दे कहती है, लक्ष्य सर आप अंदर जा सकते हैं अब। उसके मुंह से खुद का नाम सुनकर लक्ष्य थोड़ा हैरान हो जाता और फिर ज़्यादा ना सोचते हुए वह ऑफिस के अंदर चला जाता है। तभी उसे रणवीर मिल जाता। वही रणवीर को देख लक्ष्य थोड़ा सोचने लगता कि आखिर उसने कहीं तो इसे देखा है। वही रणवीर उसे थोड़ी देर बैठने को कहता है, जब तक अभिराज मीटिंग में है तब तक। तो लक्ष्य भी ठीक है कहते हुए वही बैठ जाता है। पूरा 2 घंटा बीत चुका था पर अभी तक अभिराज उसे नहीं बुलाता है। अब लक्ष्य अपना आपा धीरे धीरे पूरी तरह से खो चुका था और वह खड़ा हो रणवीर के पास जा गुस्से में पूछता है, कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ है? लक्ष्य को गुस्से में देख रणवीर उसे प्यार से कहता है, सर आप बस थोड़ा देर और वेट कर लीजिए, मीटिंग बस खत्म होने ही वाला है। तो लक्ष्य चिढ़ते हुए कहता है, बहुत देर से यही सुन रहा हूँ। और ये कहते हुए वह खुद ही कॉन्फ्रेंस रूम ढूंढने लगता है और थोड़ी देर में उसे कॉन्फ्रेंस रूम मिल जाता है और वह बिना परमिशन के ही अंदर चला जाता है। रूम में बहुत अंधेरा था और सामने बस उसे प्रोजेक्टर का लाइट दिखाई देता है। तो वह सामने खड़ा हो चिल्ला कर कहता है, यू साइको इंसान, तुम्हें दिक्कत क्या है मुझसे? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरा कॉलेज काम सब बर्बाद करके रखे हो तुम। होगे तुम अमीर अपनी जगह पर, किसी को भी खरीद सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काम कभी नहीं करूंगा, तुम कभी मुझे खरीद नहीं पाओगे, समझे? वही अभिराज बड़े से चेयर पर पलटकर आराम से बैठा उसका सारा बात सुने जा रहा था। तभी लाइट ऑन होता है और लक्ष्य का नज़र वहां बैठे लोगों पर पड़ता है। वहां लगभग 10 लोग बैठे थे और अभिराज अब भी पीछे मुड़कर बैठा था। वहां बैठे सभी लोग लक्ष्य को ही घूरने लगते हैं। वही लक्ष्य अपना मासूम आवाज में कहता है, आप सब में ये यार कौन है? वही अभिराज के बगल में एक सुंदर खड़ी लड़की हाथ से इशारा कर कहती है, ये हैं। तभी अभिराज अपना चेहरा पलटता है। वही लक्ष्य उसे देख हैरान हो जाता है और मन में ही कहता है, मतलब मिस्टर हैंडसम ही यार हैं। और खुद को कोसते हुए कहता है, लक्ष्य तूने फिर से गड़बड़ कर दी। वही अभिराज लक्ष्य को देख कोल्ड आवाज में कहता है, द मीटिंग इज ओवर। ये सुन सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। उसका कड़क आवाज सुन लक्ष्य को भी डर लगने लगा और वह भी उन सब के बीच में ही घुस जाने को था। तभी फिर से अभिराज का कोल्ड आवाज उसके कानों में पड़ता है, तुम रुको लक्ष्य। ये सुन लक्ष्य का कदम वहीं पर रुक जाता है और तब तक सभी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले जाते हैं। अभिराज लक्ष्य को अपने उंगली से इशारा कर बुलाता है तो बेचारा लक्ष्य अपना सिर झुका उसके सामने खड़ा हो सहमे आवाज में कहता है, मुझे नहीं पता था कि आप ही अभिराज हो। लक्ष्य हमेशा ही इतने मासूम तरीके से अपना बात कहता कि सामने वाला का गुस्सा झट से गायब हो जाता था और यही हाल इस वक्त अभिराज का हुआ था। तो अभिराज प्यार से कहता है, अगर तुम्हें पता होता तो क्या तुम यहाँ बिना कोई सवाल किए आ जाते? तो लक्ष्य थोड़ा गुस्से से कहता है, अगर आप अच्छी तरीके से बुलाते तो जरूर आता, पर आपके बुलाने का तरीका गलत था। आपकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुआ इन 2 दिनों में। अभिराज के सामने किसी का जुबान नहीं खुलता था और ये बित्ती भर का लड़का अभिराज को सही गलत का पाठ पढ़ा रहा था। ये देख अभिराज के होठों पर मुस्कान छा जाता है। वही उसके होठों पर आए मुस्कान को देख लक्ष्य धीमे आवाज में कहता है, अगर आपका हो गया तो मैं जाऊं। लक्ष्य के मुंह से ये सुन अभिराज को वापस गुस्सा आ जाता है
और वह खड़ा हो लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, मेरे मर्जी के बिना ना यहाँ कोई आ सकता है और ना ही जा सकता है, और तुम्हें तो मैंने यहाँ बहुत मुश्किल से बुलाया है, ऐसे कैसे जाने दूंगा। अभिराज का बात सुन लक्ष्य डर से अपने कदम पीछे करते हुए कहता है, ये आप क्या कर रहे हो, और इतना कहते ही पीछे दीवार से जाकर टकरा जाता है। वही अभिराज उसके दोनों तरफ का रास्ता ब्लॉक कर उसके करीब जाने लगता है। ये देख लक्ष्य का सांस गहरा होने लगा और वो हकलाते हुए कहने लगता है, आप क्यों मेरे करीब आ रहे हो। इतना कहा ही था कि अभिराज उसके कोमल होठों पर उंगली रख कहता है, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। काम ये सुन लक्ष्य कहता है, पर अभी तो मेरा ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ है, तो मैं कैसे। वही अभिराज उससे दूर हो जाता है और वापस अपने चेयर पर बैठ कहता है, उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बहुत काबिल हो, तुम सब कर सकते हो। तो लक्ष्य अपना सर झुका उदास हो कहता है, ठीक है। उसके उदास चेहरे को देख अभिराज कहता है, तुम्हारे दोनों दोस्तों को भी यहाँ काम करने का ऑफर दे रहा हूँ। ये सुनते ही लक्ष्य के होठों पर मुस्कान छा जाता और वह अभिराज के पास जा कहता है, सच्ची। उसे वापस खुश देख अभिराज को बहुत सुकून मिलता है और वह प्यार से बस अपना सर हिला देता है। लक्ष्य अपने लिए नहीं बल्कि आरव के लिए खुश था, क्योंकि उसे हमेशा से ही काम करना था। उसका भी फैमिली में काफ़ी दिक्कत चल रहा था पैसों को लेकर, और अगर वो यहाँ काम करेगा तो उसका दिक्कत भी थोड़ा कम हो जाएगा। यही सोचते हुए लक्ष्य अभिराज के पास जा अपनी प्यारी मुस्कान के साथ कहता है, थैंक यू सर, और जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा उसके लिए सॉरी। इतना कह लक्ष्य वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही अभिराज अपने चेयर पर सिर को टिका खुद में कहता है, आई डोंट नो लक्ष्य, ये क्या है, पर तुम्हें मैं अपने करीब देखना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर रणवीर से उसके दोनों दोस्तों को भी इंटर्नशिप देने को कहता है, तो रणवीर भी यस बॉस कहते हुए चला जाता है। ये दिन ऐसे ही बीत जाता है। सुबह का वक्त हो चुका था। लक्ष्य का नींद भी जल्दी खुल जाता और खुलते के साथ वो आरव और पाखी को कॉन्फ्रेंस में कॉल कर कहता है, यार आज हम तीनों का ऑफिस में पहला दिन है, तो हम लेट नहीं हो सकते। तो पाखी लक्ष्य से कहती है, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे, बस तू जल्दी आ जाना, और वैसे भी मैं अपने प्रिंस चार्मिंग को देखने के लिए बेकरार हूँ। कौन प्रिंस चार्मिंग, आरव सवाल करता है, तो पाखी चिढ़ते हुए कहती है, ओफ डफर, अभिराज और कौन। उसके बातों को सुन लक्ष्य कहता है, पाखी ज्यादा उनके क्लोज जाने की कोशिश मत करना। तभी पाखी ताना कसते हुए कहती, क्यों तुझे जलन हो रहा है क्या। वही लक्ष्य हकलाते हुए कहता है, मुझे क्यों होगा, टाइम पर तुम दोनों आ जाना। ये कहते हुए फोन को काट देता है और बैठे अपने आंखों को बंद किए खुद में ही कहता, उनके करीब आने से मेरा दिल इतने तेजी से क्यों भाग रहा था। फिर ज्यादा ना सोचते हुए वह भी जल्दी से रेडी हो जाता और अपने जेरी को दूध दे घर को लौट कर निकल जाता है। टू मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। कुछ देर में तीनों ऑफिस पहुंच जाते हैं और उन तीनों के साथ वहां 2 और लड़कों को बुलाया गया था इंटर्नशिप के लिए, और उन दोनों का भी आज पहला दिन था। उन सबको ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा रखा गया था, क्योंकि पहले दिन सबका चेकिंग होने वाला था। इस कंपनी का एक रूल था, यहाँ आने वाले सभी लोगों का चेकिंग होता था। वही लक्ष्य भी अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और काफी देर खड़े रहने के बाद लक्ष्य बोर होने लगा और वही एक चेयर पर बैठे बुक पढ़ने लगता है। वही पाखी तो बहुत खुश थी, और होती भी क्यों नहीं, उसके ख्वाबों का शहजादा आज उसके सामने आने वाला था। तभी आरव हंसते हुए पाखी से कहता है, तुझे क्या लगता है अभिराज कभी नीचे फ्लोर पर आता भी होगा जो आ जाएगा। वो 2 लड़के जिनका नाम प्रिंस और समर था, वो दोनों भी दिखने में काफी हैंडसम थे और दोनों एक ही कॉलेज के स्टूडेंट थे और सब खड़े हो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी प्रिंस का नजर लक्ष्य के मासूम चेहरे पर पड़ता है, जो अकेले चेयर पर बैठे एक बुक पढ़ने में लगा हुआ था। उसके प्यारे चेहरे को देख प्रिंस पहली ही नजर में लक्ष्य पर फिदा हो गया था और वह उसके बगल में बैठ कहता है, क्या पढ़ रहे हो। वही लक्ष्य अपना बुक को नीचे रख चेहरे पर मुस्कान ला कहता है, साइकोलॉजी। ये सुन प्रिंस कहता है, तुम्हें ये सब पढ़ना अच्छा लगता है। लक्ष्य आगे कुछ कहता कि तभी वहां अभिराज आ जाता है। अभिराज को देखते ही वहां के सारे स्टाफ हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कम ही होता था कि अभिराज खुद कभी ग्राउंड फ्लोर पर आता था, और आज आया है तो जरूर कोई खास वजह ही रहा होगा। वही पाखी का आंख फटा का फटा रह जाता है अभिराज को देखकर। अब होता भी क्यों नहीं, अभिराज को कोई भी एक बार देख ले उसका दीवाना बन ही जाता था। उसके आते ही सारा स्टाफ अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। वही वो पांचों भी लाइन से खड़े थे, पर अभिराज का नजर तो सिर्फ उसके लक्ष्य पर ही टिका था। आज लक्ष्य रेड कलर का टी शर्ट पहन कर आया था, जिसमें वो और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। वही रणवीर सामने आ सबके सामान की चेकिंग करने लगता और सारे लड़कों के पूरे बॉडी को भी चेक कर रहा था। और लास्ट नंबर लक्ष्य का था।
वही रणवीर लक्ष्य के पास जाने लगा, पर अभिराज को लक्ष्य के किसी और के करीब जाना गवारा बिल्कुल नहीं था, तो वह कड़क आवाज में कहता, रुको। उसका आवाज सुन रणवीर वहीं पर खड़ा रह जाता है। वही अभिराज सामने जा लक्ष्य के पास जाता है और एक बार फिर दोनों की नज़र एक दूसरे से टकरा जाती है। वही अभिराज अपने कदम आगे बढ़ाते हुए लक्ष्य के करीब जाने लगता है और थोड़ा झुककर अपना हाथ निकाल लक्ष्य के पूरे शरीर को सीडक्टिव तरीके से छूने लगता है। अभिराज के छूते ही लक्ष्य अपने आंखों को ऊपर कर अभिराज को गौर से देखने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और इस वक्त अभिराज उसकी दिल की धड़कन भी अच्छे से सुन पा रहा था। वही अभिराज का पूरा नज़र तो लक्ष्य के लाल होठों पर ही टिका था। छोटे लाल रसीले होठ देख अभिराज का मन कर रहा था कि अभी वो लक्ष्य के कोमल होठों को चूम ले। बाकी सारे लोग उन दोनों को देख थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभिराज सिर्फ लक्ष्य को ही चेक किए जा रहा था। अपने जज्बातों पर कंट्रोल करते हुए अभिराज लक्ष्य से दूर होने को था। वही लक्ष्य भी अपने कदम पीछे कर रहा होता है और तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और वो गिरने वाला था। पर तभी अभिराज उसका कमर पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और अचानक ऐसे खींचने के कारण लक्ष्य का होठ अभिराज के होठों पर जा मिलता है। ये नज़ारा देख वहां सब हैरान हो जाते हैं और अपना मुंह फाड़ उन दोनों को ही देखने लगते हैं। वही लक्ष्य अपना बड़ा बड़ा आंख कर अभिराज के आंखों में देखने लगता है, फिर अपने सेंस में आ झट से दूर हो जाता है और अपना सर झुका कहता है, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। वही अभिराज कुछ न कहते हुए वहां से चला जाता है। बेचारा लक्ष्य उदास हो सबकी तरफ देख कहता है, लगता है आज मेरा यहाँ पहला और आखिरी दिन है तुम सबके साथ। तभी आरवा कहता है, तूने जानबूझकर नहीं किया तो टेंशन ना ले। और आगे मुस्कुराते हुए कहता है, और अगर तू जाएगा तो मैं और पाखी भी चले जाएंगे। और पाखी की तरफ देख कहता है ना पाखी। वही ये नज़ारा देख पाखी तो अब भी शॉक खड़ी थी। तो आरव उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, तू सुन रही है? तो पाखी झट से कहती, तुम दोनों चले जाना, पर मैं तो यही रहूंगी अपने अभी के पास। उसका बात सुन दोनों अपने आंखों को रोल कर कहते, इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी उनके पास एक लड़की आती और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सब सेलेक्ट हो चुके हैं। ये सुन सब बहुत खुश हो जाते हैं और वो लड़की सबको उनकी डेस्क के पास ले जाती और सब बैठने को थे। तभी वो लड़की लक्ष्य की तरफ देख कहती, सॉरी सर, पर अभी इसी वक्त आपको मेरे साथ अभिराज सर के कैबिन जाना होगा, उन्होंने आपको बुलाया है। ये सुनते ही लक्ष्य के माथे से पसीना आने लगा। तभी प्रिंस कहता है, क्यों लक्ष्य सेलेक्ट नहीं हुआ है क्या? तो लक्ष्य मुस्कुरा कर कहता है, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, तब तक तुम सब काम करो। इतना कहते हुए वह उस लड़की के साथ उस फ्लोर से बाहर निकल जाता है। दोनों बाहर निकल एलिवेटर के पास आ खड़े हो जाते। तभी वो लड़की कहती, अभिराज सर का कैबिन 7th फ्लोर पर है और आपको यहाँ से अकेले ही जाना होगा, और हाँ, उन्हें वेट करना पसंद नहीं है तो आप जल्दी जाए। इतना कहते हुए वो लड़की चली जाती है। तो लक्ष्य भी एलिवेटर से ना जाकर सीढ़ी से ही जाने लगता है, पर 7th फ्लोर पर जाना वो भी जल्दी थोड़ा मुश्किल था। तो लक्ष्य फिर भागना शुरू कर देता है और 2 मिनट के अंदर ही 7th फ्लोर पर पहुंच जाता है। पर बेचारा का हालत बहुत खराब हो चुका था। वो पूरा पसीने से नहा चुका था, पर वो ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अभिराज के कैबिन के सामने पहुंचता है। अभिराज के कैबिन का पूरा डिज़ाइन ग्लास का बना था, जिससे अंदर से बाहर का पूरा नज़ारा दिखाई देता था, पर बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। वही लक्ष्य हाँफते हुए उसके दरवाजे के पास आता है और शीशे पर अपना हालत देख अपना गोरा चेहरा अपने हाथ से पोंछने लगता है और अपने फेस पर क्यूट सा पाउट बना सोचने लगता, अंदर जाए तो जाए कैसे। अभी जो हुआ उस कांड के बाद लक्ष्य में हिम्मत ही नहीं था कि वो अभिराज को फेस करे। वही अभिराज अपने गद्देदार चेयर पर आराम से बैठ लक्ष्य के क्यूट हरकत को देख रहा था, पर बेचारा लक्ष्य, उसे तो इस बात का पता ही नहीं होता कि अभिराज उसे देख पा रहा है। वही फिर लक्ष्य एक लंबी गहरी सांस भर खुद में ही कहता है, लक्ष्य, याद रख, इस बार नो बड़बड़ है, नो गड़बड़, आराम से जाना। खुद में ही इतना कहते हुए वो दरवाजा नॉक करता और प्यार से कहता है, मैं आई कमिंग सर। वही अभिराज कड़क आवाज में कहता है, अंदर आ जाओ। तो लक्ष्य फिर अंदर आ जाता है और अभिराज को देख एक बार फिर लक्ष्य का दिल जोरों से धड़कने लगता है। अंदर आते ही वह अभिराज के कहने से पहले ही कहना शुरू कर देता है, सॉरी सर, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मैं आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था पर मेरा पैर अटक गया। और फिर धीमे आवाज में कहता है, गलती से किस कर दिया। लक्ष्य का बात सुन अभिराज के चेहरे पर मुस्कान छा जाता और वह खड़ा हो लक्ष्य के करीब जाने लगता है। वही लक्ष्य अपना कदम बढ़ाते हुए कहता, सॉरी सर। तो अभिराज उसके पतले कमर को पकड़ अपनी तरफ खींच लेता और अपने अट्रैक्टिव आवाज में कहता है, उसे किस करना नहीं कहते हैं क्यूटी। लक्ष्य तो उसके करीब आते ही सब कुछ भूल जाता है। वही अभिराज उसके होठों के करीब जाने लगता है,
तो लक्ष्य अपने डरे और सहमे आवाज में कहता है, आप क्या कर रहे हो? उसके डरे चेहरे को देख अभिराज उसे खुद से दूर कर देता है और वापस अपने चेयर पर बैठ कहता है, आज से तुम्हें सिर्फ मेरा ऑर्डर मानना है और जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना है। तो लक्ष्य सवाल करता है, कैसा ऑर्डर, मुझे क्या करना होगा? वही अभिराज क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, मुझे इम्प्रेस। लक्ष्य को कुछ भी समझ नहीं आया, तो वो अभिराज के सामने जा कहता है, इम्प्रेस पर कैसे? वही अभिराज कहता है, तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी। ये सुन लक्ष्य को कुछ खास समझ नहीं आया, पर जितना भी वो समझा उसी के साथ वो खुश हो गया और अभिराज के बिना परमिशन के चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, बिल्कुल, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ लो, मेरे कोर्स का या किसी भी कोर्स से, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। उसका ये क्यूट तरीके से कहना अभिराज को उसकी तरफ और अट्रैक्ट कर रहा था और अभिराज अपने मन में ही कहता है, ये बच्चा सच में इतना ज्यादा मासूम है या मैं ही इसकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ। खुद में ही इतना कहते हुए अभिराज सदक्टिव आवाज में कहता है, मुझे सेड्यूस करो। ये सुन लक्ष्य हैरान हो जाता और बस अपने गले का पानी गटकते हुए मासूम आवाज में कहता है, मुझे नहीं आता। ये सुन अभिराज क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, अपनी टी शर्ट उतारो। तो लक्ष्य कहता है, क्यों? उसके सवाल पर अभिराज कहता है, क्योंकि मुझे तुम पर डाउट है कि तुम लड़की हो। तो लक्ष्य चिढ़ते हुए कहता है, और आपको ऐसा क्यों लगता मैं लड़की हूँ? वही अभिराज कहता है, क्योंकि तुम्हारे होठ लड़की की तरह कोमल हैं और इतना स्लिम फिगर, इसे देख किसी को भी लगेगा कि तुम लड़के नहीं लड़की हो और ऊपर से तुम इतने गोरे हो। ये सारा बात सुन लक्ष्य अपने मासूम आवाज में कहता है, मैं लड़का ही हूँ और अगर लड़की होता तो मेरे बड़े बड़े होते, पर मेरे छोटे से है। ये कहते हुए लक्ष्य अपनी नजरें झुका लेता है। उसका चेहरा लाल हो चुका था और इस वक्त वो और अधिक क्यूट लग रहा होता है। वही अभिराज उसके मासूम चेहरे को देख हैरान था, आखिर कोई सच में इतना मासूम कैसे हो सकता है। वही फिर वो कोल्ड आवाज में कहता है, तो प्रूव करो और फिर तुम जा सकते हो लक्ष्य। इतना कहते अभिराज उसे अपने हाथ से इशारा कर अपने पास बुला लेता है। अब बेचारा उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, ना कह नहीं सकता था, तो वह धीरे धीरे अभिराज की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। वही अभिराज उसका हाथ पकड़ अपने गोद में खींच लेता है। वो इतना छोटा सा था कि अभिराज के बाहों में एकदम फिट हो गया था। वही अभिराज प्यार से कहता है, यहाँ बहुत लोग हैं जो मुझे धोखा देने आते हैं अपनी पहचान छुपाकर, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी बाकी लोगों की तरह बनो। लक्ष्य तो अभिराज के लुक्स में इतना खो चुका था कि उसे ये ध्यान ही नहीं था कि अभिराज उससे कुछ कह भी रहा है। उसे खुद की तरफ ऐसे देखता पा अब अभिराज से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था और वह अपना हाथ लक्ष्य की टी शर्ट के अंदर ले जाने लगता है और उसके पूरे शरीर को छूते हुए उसके ऊपर जा उसके छोटे छोटे निपल्स को जैसे ही छुआ, लक्ष्य का हाथ अभिराज के हाथों पर जा मजबूत हो गया। वही अभिराज अपना हाथ रख फेरने लगता है और लक्ष्य गहरी सांस भरने लगा। उसके हालत को देख अभिराज अपना कंट्रोल खो देता है और वह अपना होंठ उसके गर्दन पे सटा चूमने लगता है और चूमते हुए ही उसके होठों के करीब जाने को था, तभी लक्ष्य अपने सेंस में आ अभिराज को खुद से दूर कर खड़ा हो गया और हकलाते हुए कहता है, अब आपको यकीन हो गया होगा कि मैं लड़का हूँ। और इतना कहते हुए बिना परमिशन के उसके कैबिन से भाग जाता है। उसे ऐसे भागता देख अभिराज खुद में ही कहता है, मुझे ऐसे उकसा कर तुम मुझसे दूर कैसे जा सकते हो क्यूटी। और अपने चेयर पर सिर को टिका अपने आंखों को बंद कर कहता है, आज तक मैं कभी किसी लड़की के होठों पर किस नहीं किया, तो आज इस बच्चे को मैं क्यों। इतना कहने के बाद वह रुक जाता है, फिर कुछ सोचते हुए खुद में ही कहता है, जो भी वजह हो, अभिराज रायचंद को जो चाहिए वो उसे हासिल करके रहता है। वही लक्ष्य सीढ़ी से भागते हुए फर्स्ट फ्लोर में पहुंच जाता है और गलती से प्रिंस से टकरा जाता है। वही प्रिंस उसे रोकते हुए उसके दोनों कंधे को पकड़ लेता और कहता है, क्या हो गया लक्ष्य, तुम तो ऐसे भाग रही जैसे मानो किसी मॉन्स्टर को देख लिए हो। तो लक्ष्य गहरी सांस भरते हुए प्यार से कहता है, समझ लो मॉन्स्टर ही थे जो मुझे खाने वाले थे। प्रिंस को कुछ समझ नहीं आता और कहता है, कौन तुम्हें खाने वाले थे? वही लक्ष्य उसके चेहरे को देख कहता है, कोई नहीं कोई नहीं, और फिर वहां से जल्दी में अपने डेस्क की तरफ चला जाता है। वही प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है, कितना क्यूट है ये, आज से पहले मैंने किसी को भी इतना क्यूट नहीं देखा। इतना कहने के बाद वह भी अपने डेस्क पर जाकर बैठता है। प्रिंस और लक्ष्य का डेस्क बगल में ही था और ये देख प्रिंस के होठों पर मुस्कान और भी बढ़ जाता है। वही फ्लोर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में अभिराज सब कुछ देख रहा था और प्रिंस को लक्ष्य से बार बार बात करता देख गुस्से में पागल होने लगता है, पर इस वक्त वो कुछ नहीं करता और लैपटॉप खोल अपना काम करने लगता है। दिन ऐसे ही बीत गया।
शाम के 7 बजते ही ऑफिस से लोग सब धीरे धीरे जाने लगे थे। वही समर सबकी तरफ देख कहता है, अब हमें भी चलना चाहिए। तो पाखी खड़ी हो अंगड़ाई लेते हुए कहती, हाँ आज मैंने बहुत काम किया। तो आरव अपने आंखों को रोल कर कहता है, हाँ बहुत, पूरा दिन सिर्फ अभिराज सर की फोटो निकाल कर देख जो रही थी। उसकी तानों भरे बात को सुन पाखी कहती, कौन सा तेरी फोटो को देख रही थी, अब ज्यादा बकवास मत कर। और रोंडो शक्ल बना कहती, अब चलो ना, मुझे बहुत भूख लगा है। वही लक्ष्य अब भी कंप्यूटर पर बैठे काम कर रहा था। उसे इतनी लगन से काम करता देख प्रिंस कहता है, बस लक्ष्य, आज ही सब करोगे क्या? तो वह भी मुस्कुरा कर कहता है, बस हो गया। तभी पीछे से एक लड़की ढेर सारा फाइल ला लक्ष्य के टेबल पर रख देती और कहती, ये सारे फाइल को ऑडिट कर 1 घंटे में बॉस के कैबिन में पहुंचवा देना। इतना सारा फाइल देख पाखी तो बेहोश ही होने वाली थी। वही प्रिंस कहता है, एक काम करते हैं, सब मिलकर करते हैं तो जल्दी हो जाएगा। इस बात पर आरव और समर भी अग्री करते हैं। ये सुन लक्ष्य मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम सब जाओ, मैं कर लूँगा। तो वो सब भी ठीक है कहते हुए चले जाते हैं और लक्ष्य लग जाता अपने कामों में। और तब तक पूरा स्टाफ भी चला जाता है, सिर्फ लक्ष्य को छोड़कर। वही अभिराज भी अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहा था। तभी उसका नज़र अकेले काम कर रहे लक्ष्य पर पड़ता है और उसे पता था 1 घंटे में वो सारा फाइल ऑडिट करके देना नामुमकिन था। तो अभिराज भी अपने चेयर पर लग बड़े से स्क्रीन पर लक्ष्य को देखता रहता है। करीबन आधा घंटा के बाद लक्ष्य अपने चेयर से उठ सारे फाइल को अपने हाथों में लिए जाने लगता है। कुछ देर में वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए अभिराज के ऑफिस के पास पहुंचता और बाहर ही खड़े सोचने लगता, जाए कि नहीं। वही अभिराज शीशे से ही उसके उतरे चेहरे को देख खुद में ही कहता है, अब अभी जाओ किटी, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा। तभी लक्ष्य अपने मासूम आवाज में कहता है, मैं अंदर आ सकता हूं? तो अभिराज को आवाज में ही कहता है, आओ। तो वह भी अंदर अभिराज की आंखों में एक बार देखते हुए अपना सर नीचे झुका लेता है और सारा फाइल को टेबल पर रख कहता है, सारा फाइल मैं एडिट कर चुका हूँ। इतनी जल्दी कोई भी इतना सारा फाइल एडिट नहीं कर सकता था और लक्ष्य कर लिया, वो भी आधे घंटे में। ये देख अभिराज हैरान हो गया था और सारा फाइल अपने हाथ में ले खुद चेक करने लगता है। बिना कोई गलती किए लक्ष्य सारा फाइल एडिट किया था। ये देख अभिराज के चेहरे पर मुस्कान छा जाता और वह उसे देख कहता है, दिन कर लिए हो। दिन ये सुनते ही लक्ष्य के खाली पेट से गुड़गुड़ का आवाज सुनाई देता है। वही बेचारा लक्ष्य अपने पेट पर हाथ रख खुद में ही कहता, तुझे भी अभी ही शोर करना था। तो लक्ष्य अपने चेहरे पर मुस्कान ला कहता, यस सर। वही अभिराज खड़ा हो उसके करीब जाते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारा पेट तो कुछ और ही कह रहा है। और वह लक्ष्य के पेट पर अपना हाथ रख कहता है, खुद से झूठ कहना बंद कर दो किटी। अभिराज के छूने से बेचारा लक्ष्य का दिल फिर से धड़कने लगता है। वही अभिराज उससे दूर हो अपने ऑफिस से बाहर जाते हुए कहता है, चलो वरना तुम्हारे पेट में जो चूहा भाग रहा वो भूख से तड़प कर मर जाएगा। तो बेचारा अफसोस से अपना चेहरा बना अभिराज के पीछे चलने लगता है। अभिराज के निकलने से 5 मिनट पहले से ही रणवीर कार के सामने खड़ा हो उसके आने का इंतजार कर रहा था। वही दोनों अभिराज के पर्सनल एलिवेटर के पास आ जाते हैं। तो वही लक्ष्य मासूम आवाज में कहता है, सर आप जाओ, मैं सीढ़ियों से उतर कर आ जाऊंगा। ये सुन अभिराज कठोर आवाज में कहता है, क्यों, मेरे साथ जाने में डर लगता है तुम्हें? तो लक्ष्य भी अपना सरना में हिला देता है। वही अभिराज फिर उसे अपने साथ चलने को कहता। अब उसके पास कोई चारा ही नहीं बचता उसके साथ जाने के अलावा। वो दोनों एलिवेटर के अंदर चले जाते हैं और अभिराज ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देता और फिर दरवाजा बंद होने लगता है। बंद होते ही लक्ष्य का सांस तेजी से गहरा होना शुरू हो जाता है और वह कस के अपना आंख बंद कर लेता है। और जैसे ही एलिवेटर स्टार्ट हुआ लक्ष्य का हालत खराब होने लग जाता है। अभिराज तो आराम से खड़ा था, तभी उसका नजर लक्ष्य पर पड़ता है जो आंखों को बंद किए हुए था और उसके माथे से पसीना आ रहा था। उसका हालत देख परेशान हो अभिराज उसका हाथ पकड़ कहता है, क्या हुआ किटी, तुम ठीक हो? उसका हाथ पकड़ते ही लक्ष्य अपना हाथ उसके कोट के अंदर घुसा बच्चे की तरह लिपट जाता है और सहमे आवाज में कहता है, मुझे डर लग रहा है। उसके ऐसा करने से अभिराज को बहुत सुकून मिल रहा था और मौके का फायदा उठाते हुए वो भी लक्ष्य को अपने बाहों में भर लेता और प्यार से कहता है, मैं हूं तुम्हारे साथ किटी। कुछ देर में ग्राउंड फ्लो आ जाता है और तभी लक्ष्य उससे दूर हो कहता है, सॉरी सर मैं। उसके बात को बीच में काटते हुए अभिराज कड़क आवाज में कहता है, दोबारा किसी भी चीज से तुम्हें तकलीफ हो तो मुझे पहले ही बता देना। इतना कहते हुए वो अपनी कार के पास चला जाता है। उसके आते ही रणवीर दरवाजा खोल देता है तो अभिराज अंदर बैठ जाता है। वही लक्ष्य आगे वाली सीट में जाने को था, तभी उसे जाने से रोक अभिराज कहता है, लक्ष्य तुम मेरे साथ बैठो। अपने बॉस का बात सुन रणवीर उसके लिए भी दरवाजा खोल दिया।
तो लक्ष्य अभिराज के बगल में जाकर बैठता है। उन दोनों के बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। अभिराज के इतने पास बैठ लक्ष्य का दिल जोरों से धड़के जा रहा था और एसी चलने के कारण उसे ठंड भी काफी तेज लग रहा था। तो वो अपने दोनों हाथ को एक दूसरे के अंदर घुसा बाहर की तरफ देखने लगता है। वही अभिराज उसे देख समझ चुका था कि उसे ठंड लग रहा है, तो वह रणवीर से कठोर आवाज में एसी बंद करने को कहता है। ये सुन लक्ष्य अभिराज की तरफ देखते हुए मासूम आवाज में कहता है, नहीं सर मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। लक्ष्य के इतने प्यार से कहने से अभिराज को बहुत अच्छा लगता, पर वह अपने कड़क आवाज में ही कहता है, मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वही लक्ष्य आगे कुछ नहीं कहता और तब तक रणवीर भी एसी बंद कर चुका था। कुछ देर में दोनों एक बड़े से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। अभिराज आया हुआ है ये सुनते ही वहां का मैनेजर अभिराज को लेने खुद बाहर की तरफ आ जाता है और अभिराज के साथ साथ लक्ष्य को भी ग्रीट कर दोनों को वीआईपी जोन में ले जाने को था। अब बेचारा लक्ष्य एक तो इतने बड़े रेस्टोरेंट में पहली बार आ रहा था, वो भी अभिराज रायचंद जैसे बड़े आदमी के साथ, ये सोचकर ही उसे बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन वीआईपी जोन में न जाने के जगह अभिराज उसे कॉमन प्लेस में ही ले आता है जहां सभी मौजूद थे और वहां जा दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं। वही रेस्टोरेंट में बैठे सभी ही लोग अभिराज को देख हैरान थे। ऊपर से वो यहाँ एक लड़के के साथ डिनर पर क्यों आया है, ये भी आपस में बात कर रहे होते हैं। वही वहां चारों तरफ लाइट से सजा हुआ था और म्यूजिक सिस्टम का अरेंजमेंट किया हुआ था। गिटार को देखते ही लक्ष्य की आंखों में चमक आ जाता है, पर अपने जज्बातों पर कंट्रोल कर वो बस देखता रहता है। अभिराज उसे यहाँ लेकर आया ही इसलिए था क्योंकि उसे लक्ष्य का मीठा आवाज सुनना था। जब से उसने बार में लक्ष्य को गाता हुआ देखा, तब से ही उसे लक्ष्य के आवाज से प्यार हो गया था। तभी वहां एक सुंदर सी वेट्रेस अपने बालों को खुलाकर और ऊपर के शर्ट का बटन को खोलते हुए अभिराज के पास जा मीठे आवाज में कहती, आप खाने में क्या पसंद करेंगे सर। वहां बैठी सारी लड़कियां का दिल और नजर तो सिर्फ अभिराज पर ही आ रुका था, पर अभिराज किसी को ना देखते हुए लक्ष्य को दोनों के लिए खुद ही ऑर्डर देने को कहता है। ये सुन लक्ष्य प्यार से कहता है, आप जो खाओगे मैं वो खा लूंगा सर। वही अभिराज गुस्से में कहता है, मैंने एक बार कह दिया कि ऑर्डर तुम दोगे तो तुम ही दोगे, दोबारा मुझे कहने का आदत नहीं है। उसके गुस्से को देख बेचारा लक्ष्य उस वेट्रेस के हाथ से मेनू बुक ले देखने लगता कि वो क्या ऑर्डर करे, पर यहाँ का खाना का नाम भी बहुत अजीब से लिखा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या ऑर्डर करे, तो वह मेनू बुक को नीचे कर ऊपर से अपनी प्यारी आंखों से अभिराज के आंखों में देखने लगता है। उसे अपने तरफ देखता पा अभिराज उसके हाथ से मेनू बुक ले नीचे रख देता और कड़क आवाज में कहता है, मेनू में क्या है वो मत देखो, तुम्हें जो खाना है वो बस कह दो। ये सुनते ही लक्ष्य के चेहरे पर मुस्कान छा जाता और वह उस वेट्रेस की तरफ देख मासूम आवाज में कहता है, मुझे तीखा और खट्टा पानी पूरी खाना है और फिर बाद में आइसक्रीम। उसके ऑर्डर को सुन अभिराज के होठों पर मुस्कान छा जाता और वह उस वेट्रेस की तरफ देख कहता है, जो भी इसने कहा वो सब 4 प्लेट में ले आओ। तो वह वेट्रेस भी ठीक है कहते हुए चली जाती है। 4 प्लेट। ये सुन लक्ष्य अभिराज के तरफ देख कहता है, आप मेरी सैलरी से पैसे काट लेना सर। लक्ष्य कोई भी बात इतने मासूम तरीके से कहता था कि किसी का भी दिल उस पर आ जाए। तो वही अभिराज लक्ष्य के आंखों में देखते हुए कहता है, तुम पैसों की फिक्र मत करो, तुम्हें आज मैं यहाँ लेकर आया हूँ। ये सुन अब कोई पागल ही होगा जो दोबारा अपना मुंह खोलता, तो लक्ष्य भी शांत हो बैठ जाता है। वही वो बैठे इधर उधर देखने लगता है और सारी लड़कियां को उनके तरफ देख वो अभिराज के कान के करीब जा कहता है, सर यहाँ सारी की सारी लड़कियां आपको ही घूर रही हैं। लक्ष्य के करीब आते ही अभिराज के बदन में आग लगने लगता है और वह लक्ष्य के जिस्म से आ रही खुशबू को महसूस करने लगता है। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी ही लक्ष्य को खा जाए। वही लक्ष्य उससे दूर हो जाता है और अभिराज को ऐसे देख कहता है, आपको क्या हुआ सर। तो अभिराज प्यार से कहता है, कुछ भी नहीं। तभी एक लड़का स्टेज पर जा अपने पार्टनर के लिए एक रोमांटिक गाना गाता है। ये देख लक्ष्य का भी मन करने लगता कि वो भी गाना गाए। वही अभिराज उसे देख समझ रहा था कि उसे भी जाकर गाना है, तो वह रणवीर को इशारा कर पूरा स्टेज खाली करने को कहता और वह ऐसा ही करता। 2 मिनट में पूरा स्टेज खाली हो जाता है। ये देख लक्ष्य को कुछ समझ नहीं आता। तभी अभिराज लक्ष्य की तरफ देख उसे स्टेज पर जा गाना गाने को कहता। अभिराज का बात सुन लक्ष्य खुश हो झट से कहता है, सच में मैं गा सकता हूँ। तो अभिराज भी बस मुस्कुराते हुए अपना सर हिला देता। फिर लक्ष्य भागता हुआ स्टेज पर जा गिटार उठा लेता और चेयर पर बैठ अपने आंखों को बंद कर गाना शुरू करता है। उसका मीठा आवाज सुनते ही अभिराज के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। उसे तो मानो ऐसा लग रहा था कि ये गाना लक्ष्य उसी के लिए गा रहा हो। वही वहां बैठे सभी लोग ताली मारने लगते हैं और जो लड़कियां अभी अभिराज को देख रही थी वो सब भी लक्ष्य को देखने लगती हैं।
और वहाँ सभी बैठे लक्ष्य की तारीफ के साथ उसी के बारे में बातें करने में लग जाते हैं। वही अभिराज को लक्ष्य का तारीफ करता सुन उसे गुस्सा आने लगता है। तब तक लक्ष्य भी अपने चेयर पर आकर बैठ गया था। वही लक्ष्य का किया हुआ ऑर्डर भी आ चुका था। पानी पूरी देखते ही लक्ष्य भुक्कड़ की तरह टूट पड़ता है और बिना अभिराज से पूछे या उसे देखे खाना शुरू करता है। उसे ऐसा खाता देख अभिराज के चेहरे पर मुस्कुराहट और बढ़ जाता है और वह बस लक्ष्य के क्यूट और प्यारे चेहरे को ही देखने लगता है। तभी लक्ष्य का नज़र सामने बैठे अभिराज पर जाता और वह अपने मुंह के अंदर भरे पानी पूरी को डाले हुए ही कहता है, आप नहीं खाओगे क्या? उसका कहा हुआ बात अभिराज को समझ नहीं आता तो वह दोबारा उससे कहता है, क्या कहा तुमने? तो लक्ष्य पूरा खाते हुए कहता है, आप भी खाओ, बहुत यम्मी है। अब अभिराज कैसे कहे, उसे पानी पूरी खाने में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो लक्ष्य को ही खाना चाहता है। फिर वो कहता है, नहीं मैं ये सब नहीं खाता। ये सुन लक्ष्य हैरान हो कहता है, सच्ची आप पानी पूरी नहीं खाते? उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि कोई पानी पूरी को भी ना खाए, ये कैसे हो सकता है। पर उसे अकेले खाना अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो पैसे भी अभिराज का ही लग रहा था, ऊपर से वो कुछ खा भी नहीं रहा था। तो लक्ष्य एक पूरी उठा अभिराज की तरफ बढ़ा देता और प्यार से कहता है, बस एक खा के देखे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अभिराज भी ज्यादा ना सोचते हुए लक्ष्य के हाथ को पकड़ उसके तरफ बढ़ा और उसके हाथ को अपने होठों के करीब कर उसके हाथ से ही खा लेता है और उसकी उंगली को अपने मुंह के अंदर डाल लिक करने लगता है। ये देख लक्ष्य वहीं पर जम जाता है और अपने गले का पानी गटकते हुए अभिराज को ही देखे जा रहा था। वही अभिराज उसके उंगली को निकाल सदकतव आवाज में कहता है, हम सच में बहुत यम्मी था। वही लक्ष्य झट से अपना हाथ उसके हाथ से हटा लेता है और अपना सिर को झुका बाकी सारा जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है। कुछ देर में दोनों रेस्टोरेंट से निकल बाहर ही तरफ आ जाते हैं तो लक्ष्य झट से कहता है, मैं अब यहाँ से खुद ही चला जाऊंगा। ये सुन अभिराज गुस्से में कहता, रात बहुत हो गया है, तुम मेरे साथ ही जाओगे? अब दोबारा कहने का उसके पास हिम्मत ही नहीं बचा था तो वह भी अपना सर झुका ठीक है कह देता है। फिर दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं और वहां से लक्ष्य के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में लक्ष्य का घर आ जाता। उसके छोटे से घर को देख अभिराज कहता है, तुम यहाँ रह लेते हो? तो लक्ष्य खुश हो कहता है, ये मेरा पहला घर है जो मैंने खुद खरीदा है। उसके आंखों में चमक देख अभिराज कहता है, कभी अपने घर में मुझे भी इनवाइट करना। तो वह भी मुस्कुरा देता और फिर अभिराज की कार से उतर भागता हुआ अपने घर के अंदर चला जाता है। वो भागते हुए भी बहुत क्यूट लग रहा था। ये देख एक बार फिर से अभिराज खुश हो जाता है। उसकी जिंदगी में ऐसा पहला दिन था जब अभिराज इतना खुश हुआ था। खुद में ही इतना सोचते हुए अभिराज वहां से निकल जाता है। वही लक्ष्य भी आज बहुत खुश था। वह अपनी जेरी को गोद में उठा। आज का पूरा दिन जो भी उसके साथ हुआ था वो सब कुछ फास्ट ट्रेन की तरह बताना शुरू कर देता है। वही अभिराज अपने मेंशन पहुंच चुका था और वह अपने बालकनी में खड़ा हो लक्ष्य के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। नोटिफिकेशन का आवाज़ को सुन अभिराज अपना फ़ोन निकाल देखता है। एक प्राइवेट नंबर से मैसेज आया हुआ था जिसमें लक्ष्य का रेस्टोरेंट वाला फ़ोटो था और उस फोटो के नीचे कुछ लिखा था और उसे पर अभिराज का होश ही उड़ जाता है। सुबह का वक्त हो चुका था। हमेशा की तरह आज भी लक्ष्य का नींद लेट से खुलता है और वह जल्दी जल्दी अपना काम कर अपने जेरी को दूध दे घर से निकल जाता है। निकलते के साथ उसे विवान नजर आता जो उसके घर के बाहर ही बाइक पर खड़ा हो लक्ष्य का आने का इंतजार कर रहा था। उसे देख लक्ष्य मुस्कुराते हुए उसके पास चला जाता और प्यार से कहता है, हाय विवान, तुम यहाँ? वही विवान उसके गले लग कहता है, सॉरी लकी, डैड ने तुझे जॉब से निकलवा दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसके बात को सुन लक्ष्य कहता है, तुम्हारी गलती नहीं थी तो तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? उसके मासूम आवाज को सुन विवान को अब जाकर राहत मिलता और उसे इस वक्त तैयार हो जाता देख सवाल करता है, तुम कॉलेज जा रहे तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वही लक्ष्य छत से कहता है, नहीं मैं कॉलेज नहीं ऑफिस जा रहा हूँ। ये सुनते ही विवान उससे सवालों की बारिश करना शुरू कर देता है तो लक्ष्य भी उसे सब कुछ बता देता है अच्छे बच्चे की तरह। लक्ष्य का बात सुन और ये जान कि वह अभिराज की कंपनी में जॉब कर रहा था उसका तो होश ही उड़ जाता है ये सुनकर और साथ साथ थोड़ा परेशान भी हो जाता है और कहता है, मैंने कहा था ना उन लोगों से दूर रहो, अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं। वही लक्ष्य प्यार से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं। लक्ष्य को अब सब ठीक लग रहा तो अब विवान भी आगे कुछ नहीं कहता है और उसे अपने साथ चलने को कहता तो वह भी हाँ कहते हुए उसकी बाइक के पीछे जा बैठ जाता है। कुछ देर में लक्ष्य विवान के साथ ऑफिस पहुंच जाता है और ठीक वही उसी वक्त अभिराज भी पहुंचा था और लक्ष्य को विवान के साथ देख गुस्से में अपना हाथ का मुट्ठी बांध विवान को ही गुस्से से देखने लगता है।
तभी लक्ष्य का नजर अभिराज पर गया और वह मुस्कुराते हुए अभिराज को गुड मॉर्निंग सर कहता है। वही अभिराज कड़क आवाज में कहता है, चलो मेरे साथ। इतना कहते हुए अभिराज आगे आगे चलने लगता और बेचारा लक्ष्य को तो समझ ही नहीं आता कि वो अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो गया, पर ज्यादा ना सोचते हुए वह भी विवान को बाय कहते हुए अभिराज के पीछे चलने लगता। दूसरी तरफ रणवीर का नजर भी विवान पर चला जाता है। वही विवान को याद आता कि वह रणवीर से थैंक यू नहीं कहा था उस रात बार में उसे बचाने के लिए, तो वह अपनी बाइक से उतरकर भागता हुआ रणवीर के पास जा उसे आवाज देता है। विवान का आवाज सुन रणवीर पलटकर रूड आवाज में कहता है, हाँ बोलो, क्यों आ रहे हो मेरे पीछे। उसका रूड आवाज सुन विवान भी चिढ़ते हुए कहता है, आया तो तुम्हें थैंक यू कहने था, पर तुम्हारा रूड आवाज सुन मैंने अपना इरादा बदल लिया। ये कहते हुए वह जाने को था वही रणवीर विवान का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खिंच लेता और उसके आंखों में देखते हुए कहता है, लक्ष्य तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। उसका सवाल सुन विवान क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, हाँ है तो रणवीर उसके होठों को सीधुपटिव छूते हुए कहता, ब्रेकअप कर लो क्योंकि तुम मेरे हो। ये सुन विवान हैरान हो जाता है और रणवीर को धक्का देते हुए कहता, क्या बकवास है ये, दिमाग खराब हो गया है लगता तुम्हारा। इतना कहते हुए वह अपने बाइक में बैठ निकल जाता है। उसे ऐसे देख रणवीर मुस्कुराते हुए कहता है, आज या कल मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा। वही अभिराज भी लक्ष्य के साथ एलिवेटर के पास आ खड़ा हो जाता और अभिराज की तरफ अपने चमकते आंखों से देख धीमे आवाज में कहता है, मैं सीढ़ी से जाऊं। अभिराज उसे गौर नजरों से देख कहता है, नहीं। तो बेचारा अपने फेस पर क्यूट सा पाउच बना अभिराज के साथ एलिवेटर के अंदर चला जाता है। आज भी उसका वही हाल होता है। वो दुबक कर अभिराज के बाहों में सिमट गया था। अभिराज तो चाहता ही यही था, इसलिए वो जानबूझकर लक्ष्य को अपने साथ लेकर आया था। वही अभिराज उसे अपने साथ अपने कैबिन के अंदर साथ ही ले आता है। लक्ष्य तो बस यही सोचे जा रहा था कि अभिराज उसे अपने कैबिन में क्यों लेकर आया और क्या करने वाला उसके साथ आज। ये सोचते हुए वो बिना देखे चले जा रहा था, तभी अभिराज रुक जाता और उसकी तरफ पलटता है। वही अचानक से रुकने से बेचारा लक्ष्य जो अपने मगन में चले जा रहा था वह धम से अभिराज के सीने से जा टकराता है। ऊपर की तरफ देख अपने मासूम आवाज में कहता है, सॉरी सर। वो हमेशा ही इतने प्यार से सॉरी कहता था कि अभिराज को उससे और भी ज्यादा अट्रैक्ट फील होता था। तो अभिराज कड़क आवाज में कहता है, अपना सारा सामान लिए तुम मेरे कैबिन आ जाओ। ये सुन लक्ष्य हैरान हो जाता और कहता है, क्यों सर, मुझसे फिर से कोई गलती हुआ है क्या। वही अभिराज अपने चेयर पर बैठ कहता है, लक्ष्य आज से और अभी से तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो और तुम मेरे साथ पूरे 24 घंटे रहोगे। अभिराज का बात सुन लक्ष्य कहता है, पर क्यों सर मैं। वो इतना कहा ही था कि अभिराज का कड़क आवाज उसके कानों पर पड़ता है, मेरा कहा अगर नहीं मानोगे तो बहुत पछताना पड़ सकता है, ये याद रखना। उसका धमकी को सुन बेचारा लक्ष्य के पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। उसे उसका फिक्र नहीं था, उसे तो बस आरव और पाखी का फिक्र था जिसे वो तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसका उतरा चेहरा देख अभिराज को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर ये सब वो सिर्फ उसके लिए ही कर रहा था और उसे ये बता भी नहीं सकता था। कुछ देर बाद दूसरी तरफ उसके दोस्त भी ऑफिस पहुंच चुके थे और अब बस लक्ष्य का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सबको सामने से लक्ष्य आता हुआ दिखता। वही प्रिंस उसे देखकर खुशी से खड़ा होता और उसका हाथ पकड़ कहता, तुम इतना लेट क्यों आए। प्रिंस को लक्ष्य के लिए इतना फिक्र देख पाखी प्रिंस की तरफ देखते हुए कहती, तुम हमारी तो इतनी फिक्र कभी नहीं करते जितना तुम लक्ष्य की करते हो। और थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहती, कभी मेरी भी फिक्र कर लिया करो इतने प्यार से। पाखी के बात को सुन आरव अपने आंखों को रोल कर उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, तेरा बॉयफ्रेंड है पाखी, दूसरे लड़के पर लाइन नहीं मारते। वही पाखी जोर से उसके लात पर मारती और कहती, मेरा तो है, तू अपना सोच ले, कोई लड़की तुझे भाव तक नहीं देती है। तो आरव मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट भी नहीं है। ये सुनते ही चारों एक ही साथ कहते, व्हाट। चारों का रिएक्शन देख आरव अपने बाल फेरते हुए कहता है, मेरा मतलब था कि लड़कियां काफी ज्यादा डिमांडिंग होती हैं, मुझे पसंद नहीं आती। तो समर आरव के चेहरे को सदक्तव छूते हुए कहता है, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। ये सुन सभी ही वहां हैरान हो जाते हैं। वही लक्ष्य आरव को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, मेरा दोस्त मजाक कर रहा था, उसे लड़कियों में ही इंटरेस्ट ही है। तो आरव भी मुस्कुराते हुए हाँ कह देता है। इन सब बातों में बेचारे लक्ष्य के छोटू से दिमाग से ये बात ही निकल जाता कि अभिराज उसका वेट कर रहा होगा। फिर अचानक से उसे याद आ जाता और वह चिल्लाते हुए कहता, शीट मैं फिर से भूल गया। उसके अचानक से चीखने से पूरा ऑफिस उसे ही देखने लगता है। वही पाखी कहती, क्या भूल गया। पाखी का सवाल को सुन लक्ष्य अपने फेस पर क्यूट सा पाउट बना कहता,
अब मैं यहाँ तुम सब के साथ बैठकर काम नहीं कर सकता, मुझे ऊपर अभिराज सर के कैबिन में जाकर काम करना है। उसका बात को सुन प्रिंस परेशान हो कहता, पर क्यों? क्योंकि सर चाहते हैं मैं उनके साथ काम करूं और वही रहूं। इतना कहते वह अपने डेस्क से अपना सामान उठाने लगता है। अब कंपनी के बॉस का फैसला था तो कोई आगे कुछ नहीं कहता है। वही लक्ष्य अपना सामान ले फ्लो से निकल सीधी चढ़ते हुए जाने लगता और कुछ देर में उसके फ्लो पर आ जाता और उसके कैबिन के सामने जा कहता, मैं आ जाऊं सर। तो अभिराज भी उसे आने का परमिशन दे देता है। वही अभिराज ने पहले ही अपने कैबिन में अपने बगल में एक एक्स्ट्रा चेयर मंगवा लिया था जो बिल्कुल लक्ष्य के साइज का था। अभिराज के बगल में चेयर देख लक्ष्य मासूम आवाज में कहता है, सर मैं आपके बगल में कैसे बैठ सकता? वही अभिराज उसे घूरते हुए कहता है, क्यों मुझसे डरते हो क्या? ये सुन लक्ष्य अपने चेहरे पर बड़ा सा मुस्कान ला कहता, मैं किसी से नहीं डरता। उसके आंखों में एक अलग ही जुनून दिखाई देता था और शायद यही वजह था कि अभिराज हमेशा उसकी आंखों में डूब जाया करता था। उसका बात सुनने के बाद अभिराज उसे इशारा कर आने को कहता है और बैठने को कहता, तो वह भी अभिराज के बगल में बैठ अपना सारा सामान टेबल पर रख देता और लैपटॉप को खोल अभिराज की तरफ एक बार देखते हुए अपना काम करने लगता है। वही अभिराज अपने बेहद पास लक्ष्य को देख उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाता है। तभी अभिराज अपने कोल्ड आवाज में कहता, कल मुझे एक पार्टी में जाना है और तुम भी मेरे साथ चलोगे? अब ना करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके पास, तो वही असर कह देता है। फिर कुछ सोचते हुए कहता, लेकिन मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं जिसे पहनकर मैं पार्टी में जाऊं। वही अभिराज उसके होठों के करीब जा कहता, उसकी फिक्र तुम मत करो किटी, तुम मेरे हो और मैं सब देख लूंगा। मेरे हो ये वर्ड सुनते ही लक्ष्य का दिल बाहर आने लगता और पूरी तरह अभिराज के आंखों में खो जाता है। वही अभिराज का नज़र तो सिर्फ उसके होठों पर ही टिका था, वह लक्ष्य के होठों के करीब जाने को था। तभी दरवाजे पर रणवीर नॉक करता और लक्ष्य अपना सर झुका काम करने लग जाता है। फिर से उनके मोमेंट को बर्बाद होता देख अभिराज चिल्लाते हुए टेबल पर अपना हाथ पटक कोड आवाज में कहता, कौन है अब? अभिराज को गुस्से में देख रणवीर धीरे से कहता, मैं बॉस। रणवीर का आवाज सुन अभिराज उसे अंदर आने का परमिशन दे देता है। वही अभिराज चिढ़ते हुए कहता, बोलो। तो रणवीर अभिराज के टेबल पर एक फाइल बढ़ाते हुए कहता, उसका सारा डिटेल निकल चुका है और वो कल पार्टी में भी आने वाले हैं। ये सुन अभिराज के फेस पर क्रोध छा जाता और वह बस ओके कह देता। फिर रणवीर भी उसके ऑफिस से चला जाता है। दूसरी तरफ किसी को भी लक्ष्य के बिना मन नहीं लग रहा होता है और दोपहर का भी समय हो चुका था, तो सब ऑफिस के कैफे में जाकर लंच करने के लिए निकल जाते हैं। वही प्रिंस ने पहले ही लक्ष्य से भी कह दिया था कि वो भी ठीक 2 बजे तक कैफे आने के लिए, तो लक्ष्य अभिराज को देख सोचता रहता कि उससे जाने का परमिशन कैसे मांगे। तभी अभिराज कहता, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो लक्ष्य मासूम आवाज में कहता, क्या मैं लंच के लिए कैफे जा सकता हूँ? मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। भेजने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था उसका खुद से दूर पर। लक्ष्य का मासूम चेहरे को देख अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे ठीक है कहना पड़ता है। ये सुन लक्ष्य अपना लैपटॉप को बंद कर झट से खड़ा हो जाने लगता। उसे इतनी फास्ट ट्रेन में जाता देख अभिराज खुद में ही कहता, ओह, मुझे इसे जाने देना ही नहीं चाहिए था। वही लक्ष्य कैफे पहुंच अपने दोस्तों के साथ बैठ लंच करने के बाद सीधा अभिराज के ऑफिस की तरफ चला जाता है। जाते के साथ उसे अभिराज सोफे पर लेटा हुआ नजर आता है, जो अपने आंखों को बंद कर आराम से लेटा था। वही लक्ष्य धीरे से दरवाजा को बंद कर हौले हौले अपने कदम बढ़ाते हुए अभिराज के सामने ही जमीन पर बैठ जाता है और उसके हैंडसम लुक को देख अपने मन में ही कहता, कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? इतना कहते हुए वह जाने को था, तभी अभिराज उसका हाथ पकड़ अपने ऊपर खींच लेता और उसे कस के अपने बाहों में जकड़ लेता है। ये देख लक्ष्य हैरान हो जाता और उसे दूर करने की भी कोशिश करता, पर अब बित्ती सा लक्ष्य कितना ही कोशिश करता और अभिराज को अलग नहीं कर पाता। वही अभिराज अब भी अपनी आंखों को बंद कर सोया था, तो लक्ष्य भी अब कोशिश न कर उसे परेशान नहीं करता और उसे आराम से सोने देता है। इस वक्त बेचारा लक्ष्य का मासूम सा दिल और भी तेजी से भागने लगता और वह भी कुछ देर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही अभिराज को ये एहसास होता कि लक्ष्य सो चुका है, वो अपनी आंखों को खोल उसे और कस के पकड़ लिया और खुद में ही सोचते हुए कहता है, आज से पहले मुझे इतना सुकून कभी नहीं मिला जितना लक्ष्य को अपनी बाहों में देख मिल रहा है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सोए रहते हैं और पता भी नहीं चलता कि शाम का 7 बज गया। वही सारा ऑफिस निकल चुका था और उसके दोस्त बाहर ही खड़ा हो उसके आने का इंतजार करने लगते। काफी देर बीत गया था पर लक्ष्य का कुछ खबर नहीं था, तो प्रिंस सबसे कहता कि वो लक्ष्य को लेकर आता है। इतना कहते हुए वह अभिराज के फ्लो जाने लगता, तभी बीच में ही उसे रणवीर मिल जाता और रणवीर अपने कड़क आवाज में कहता, कहाँ जा रहे हो तुम प्रिंस?
रणवीर का आवाज सुन वह झट से कहता, मैं लक्ष्य को लेने जा रहा था, वो कब तक आएगा? तो रणवीर भी कहता, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो बॉस का पर्सनल असिस्टेंट है तो वो बॉस के साथ ही जाएगा। इतना कहते रणवीर चला जाता है। ये सुन प्रिंस खुद में ही कहता है, ये बॉस लक्ष्य को इतना काम क्यों देते करने को। फिर वो भी सबको बताकर उनके साथ ही निकल जाता है। दूसरी तरफ लक्ष्य का भी नींद खुल जाता है और वह खुद को अकेला सोफे पर सोया हुआ पाता है और उसके शरीर पर अभिराज का जैकेट भी रखा था, तो वह खड़ा हो अभिराज का जैकेट हाथ में पकड़ बाहर जाने लगता है और दरवाजे खोलते ही वो अभिराज के सर से जा टकराता है और अभिराज को सामने देख लक्ष्य मासूम आवाज में कहता है, एक बार सर टकराने से सिंह निकल आता है। और थोड़ा उठ अभिराज का कंधा पकड़ उसके सर पर धीरे से अपना सर को मारता और मुस्कुराते हुए कहता है, अब नहीं निकलेगा। एक तो लक्ष्य इतना क्यूट है, ऊपर से उसका हरकत भी क्यूट। ये देख अभिराज के चेहरे पर मुस्कान और अधिक बढ़ जाता है। वही लक्ष्य पहली बार अभिराज के होठों पर इतना सुकून भरा मुस्कान देख रहा था, तो वह बिना कुछ सोचे कहता है, आप जब मुस्कुराते हो तो और भी ज्यादा हैंडसम लगते हो। उसके मुंह से ऐसा कुछ सुनना अभिराज के लिए थोड़ा शॉकिंग था, तो वह अपनी कदम लक्ष्य की तरफ बढ़ाने लगता है। वही अब जाकर लक्ष्य अपने सेंस में आया और उसे ये रियलाइज हुआ कि वो क्या कह दिया है और वह अपने कदम पीछे करते हुए कहता है, वो इतना कहा ही था कि दीवार सा टकरा जाता और अभिराज को ही देखने लग जाता है। वही अभिराज उसके दोनों साइड का रास्ता ब्लॉक कर कहता, तुमने ही कहा था कि तुम किसी से नहीं डरते, तो मेरे करीब आने से ऐसे भागते क्यों हो? तो लक्ष्य भी कहता है, मैं आपसे डर नहीं रहा। ओके, देखते हैं तुम मुझसे डरते हो या नहीं। इतना कहते हुए वह उसके जीन्स के बेल्ट को खोलने लगता है। ये देख लक्ष्य अपने सहमे आवाज में कहता है, आप क्या कर रहे हो? उसके सवाल पर कोई जवाब न देते हुए अभिराज उसके बेल्ट को निकाल देता है और उसके जीप को खोलना शुरू कर देता है। वही लक्ष्य की सांसें अब धीरे धीरे गहरा होने लगा था। लक्ष्य के सांसें को सुन अभिराज उसके तरफ और भी अट्रैक्ट हो जाने लगता है। वह उसके करीब जा अपना हाथ उसके अंडरवेयर के अंदर ले जाता है और जैसे ही उसका हाथ लक्ष्य के प्राइवेट पार्ट को छूता, झट से लक्ष्य उससे दूर हो जाता है। लक्ष्य को ऐसे दूर जाता देख अभिराज क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, तुम भी बाकी लोगों की तरह ही हो डरपोक। इतना कहते हुए वह लक्ष्य की तरफ देख कोल्ड आवाज में कहता है, मेरा एक आदमी कल तुम्हारे घर नए कपड़े लेकर आ जाएगा, तो तुम भी ठीक 7 बजे रेडी हो अपने घर के सामने खड़े रहना। इतना कहते हुए वह अपने केबिन से निकल जाता है। वही लक्ष्य तो अब भी खड़ा हो अभी जो कुछ भी हुआ वह सोचने लगता है, फिर वह भी अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं स्टोरी कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं और आगे का भाग जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।